गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एवरीवन, ब्रीहम प्रकाश जी हाथ हिला के बता दीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्रेम शंकर शर्मा जी नमस्कार। ओके, कौन कौन है? अनिल कुमार जी को देख पा रहा हूँ मैं, ज्ञान रंजन जी, रोशन प्रकाश जी की डीपी लगी हुई है, विश्वजीत मंडल जी को देख पा रहा हूँ मैं, राकेश सिंह जी हमारे साथ, शत्रुघ्न तिवारी जी हैं, राजेश जी, प्रमोद जी, विवेक झा जी, मेक सम नॉइस फॉर विवेक झा, वीरेंद्र सिंह जी को देख पा रहा हूँ मैं, रुपेश कुमार जी, श्रीकांत बेरा जी, ओके, भीम सिंह जी बैठे हैं सुबह सुबह चेयर पे, बहुत बढ़िया, रवि माथुर सर, जीत लाल जी, विमला कृष्णा जी, चैतराम जी, धर्मेंद्र जी हैं हमारे साथ, राजकुमार जी, धर्मपाल सर कैसे हैं आप, मनोज कुमार सर, अनिकेत कुमार जी, मनोज कुमार जी उठ गए, ताहिर हुसैन जी अपने शॉप पे बैठे हैं, अरे वाह, सोमनाथ मलिक जी को देख पा रहा हूँ मैं। अरे भाई इधर भी है, पल्लवी दत्ता मैम है, जुगल किशोर जी है, मंजेश, इतने सारे लोग कैसे, अमित रोहिला सर कैसे हैं आप, विशाल जी को देख पा रहा हूं मैं, जंगीर सिंह जी को देख पा रहा हूं मैं, जीत लाल जी, राजीव यादव जी, मुन्ना जी, सुमन वर्मा मैम है हमारे साथ, ओके, पूजा गिरी मैम, कितने लोगों ने, एक बार जल्दी से चैट को ओपन करते हैं। हाँ जी, कितने लोगों ने सेल्स के जो स्ट्रेट लाइन की ट्रेनिंग है, स्ट्रेट लाइन सेल्स की ट्रेनिंग या तो पहले देख रखी थी या रिकॉर्डिंग देख ली है, जैसा कि मैंने बोला था कल की देख करके आना है, यस या नो लिख के बता दीजिए चैट पर जल्दी से, कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने नहीं देखी है, यस या नो लिख के जल्दी से बता दीजिए। यस 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 यस, ओके, घनश्याम जी, निधि जी, जीत जी, शुभ्रांशु जी, गोरेलाल जी, यस यस, ताहिर हुसैन जी नहीं देख के आए हैं, क्यों नहीं देख के आए हैं, कहा था मैंने, अब इस ट्रेनिंग से पहले आपको उसको देखना था जाकर। यस यस, गुड मॉर्निंग माय फर्स्ट डे सर, यस यस, नो लिखा है राजेश जी ने, जयराम जी ने नो लिखा है, तो मैं उस रिकॉर्डिंग को इस ट्रेनिंग के बाद डलवा दूंगा। वो ट्रेनिंग आपको इस ट्रेनिंग से पहले देख के आना था, लेकिन अगर किसी कारण से आप देख के नहीं आए हैं तो इस ट्रेनिंग के बाद आपको उस ट्रेनिंग को जाकर देखना है, ताकि उस ट्रेनिंग को देखने के बाद आपको समझ आ जाए कि इस ट्रेनिंग में मैंने समझाया है कि सीक्वेंस में चल रहा हूँ। अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। सीमा प्रसाद जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है सबको एवरीवन? हाथ हिलाइए एक बार, बताइए, आकाश पटेल जी क्यों नाराज हैं, हाथ हिला के बताइए। ठीक है, लाउड एंड क्लियर, वरुण शर्मा जी थैंक यू सो मच, यस सर आ रही है, वेरी क्लियर, यस सर यस सर। किसी को अगर फिर भी आवाज नहीं आ रही है तो ईयरफोन लगा के ट्रेनिंग को जरूर अटेंड किया कीजिए, ईयरफोन हेडफोन लगाना एक बहुत अच्छी आदत है, और लगा के ही आपको ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। सर मेरे आज मेरे फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट। ओके, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, किसी को फिर भी स्लो आ रही है, ज्ञान रंजन जी जल्दी से हेडफोन ईयरफोन कुछ भी जो हो आपके पास जल्दी से लगा लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। जावेद शेख जी, ट्रेनिंग मैं शुरू करने वाला हूँ अभी, हो सकता है कि 19 तारीख की जगह, क्योंकि मैं थोड़ा एक एक पार्ट को देख रहा था कि काफी डिटेल में समझाना है, जैसे प्रोबिंग जो है आज में खत्म नहीं होगा, कल डिटेल में बिजनेस मॉडल वाले पार्ट को प्रोबिंग में समझाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि 19 तारीख तक की ट्रेनिंग 20-21 तारीख तक खिंच जाए, तो आपको रोज अटेंड करना है और डायरी पेन लेके आना है। और उसके बाद ये जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो 21 तारीख के बाद 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम लोग रोज मॉक कॉल प्रैक्टिस करेंगे इसी मीटिंग में। कभी कोई टॉप आईबीसी आएंगे, कभी कोई दूसरे टॉप आईबीसी आएंगे, कभी कोई तीसरे टॉप आईबीसी आएंगे, उनके साथ मैं बाकी लोग मिलके मॉक कॉल की प्रैक्टिस करेंगे 30 तारीख तक, ताकि हमारी कॉलिंग की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगले 6 महीने में, ये वन टाइम गेम नहीं है, धीरे 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 करके हर रोज आपको इंप्रूव करना है, लेकिन अगले 6 महीने में आपको ऐसा बन जाना है कि आपको 100 लीड पे कम से कम 2.5 से 3% का कन्वर्जन आए। रवि माथुर जी कितना? 2.5 से 3%। अगर आपका 3% का कन्वर्जन आने लग गया तो यानी कि आप ऑलमोस्ट चीजें सीख गए हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। तो वहां तक पहुंचना है आपको कि हर 100 में से 2 से 3 क्लोजिंग आपकी निकलने लग जाए 30 से 40 दिनों के अंदर। धर्मपाल जी, जल्दी से, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर स्क्रीन दिखाई देगी, आशीष अवस्थी जी को देख पा रहा हूं मैं, और यस लिख के बता दीजिएगा।
ओके ओके ओके। इसका रिकॉर्डिंग भी चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिलना ही मिलना है। हम्म। अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि प्रोबिंग करते क्यों है। कोई चैट पर लिख के बताने चाहेगा आखिर प्रोबिंग करते क्यों है? प्रोबिंग क्यों करते हैं, प्रोबिंग होता क्या है? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? जल्दी जल्दी देखो, सोचो, सोच के बताओ प्रोबिंग क्यों करते हैं। प्रोबिंग हम लोग क्यों करते हैं? फॉर क्लैरिटी, ओके। टू नो कस्टमर बेटर, ओके। राइट क्वेश्चन आंसर, ओके। कस्टमर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरी राइट। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। टू नो योर कस्टमर, ओके ज्ञान रंजन जी। कस्टमर की नीड को समझने के लिए, ओके ठीक है। और बताओ, और बताओ। कस्टमर का प्रोफाइल समझने के लिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, ओके। प्रॉब्लम को समझने के लिए, कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। जस्ट टू चेक हिज बिजनेस एंड प्रॉब्लम्स, ओके। कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक बात है। बर्निंग प्रॉब्लम पता करने के लिए। चलिए, डायरी कितने लोग लेके आए हैं? एवरीवन, डायरी कितने लोग लेके आ रहे हैं? अच्छा, इस ट्रेनिंग को आपको ऐसे तो देखना ही है कि कल को आप बहुत अच्छा एलएफपी बेच पाओ, बहुत तेजी से एलएफपी बेच पाओ, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि कल को अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 में एक टेलीकॉलर हायर करते हो तो उसको जल्दी से कैसे सिखाओगे? धर्मपाल जी, समझ आ रहा है? उस हिसाब से भी आज आपको सोच के चलना है। या कल को अगर आप बहुत अच्छा करते हो और अगर आप सीपी बन जाते हो आयुष तिवारी जी, तो अपनी पूरी टीम को कैसे सिखाओगे? उस पर्सपेक्टिव से आज नोट्स बनाने हैं आपको। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले इसीलिए बेसिक से शुरू करते हैं कि प्रोबिंग करते क्यों है। टू गेट कस्टमर ओपन अप हिज प्रॉब्लम एंड बेटर कनेक्ट, ओके ठीक है, ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। आस्किंग डीप क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर, ओके ये भी एकदम ठीक बात है, एग्री करता हूं मैं। कस्टमर के बिजनेस को डिटेल में समझने के लिए, ओके ठीक। देखिए, समझिए, जो इंसान प्रोबिंग नहीं कर पाता वो कभी भी रेयर केस में एलएफपी बेच पाएगा, और 1,000 में से हो सकता है एक दो बेच ले। प्रोबिंग का प्रोबिंग पूरे एंड तक चलता है। सबसे बेस्ट सेल्समैन वो है जो सवाल पूछ पूछ के सेल्स करता है। क्लोजिंग भी वो सवाल पूछ पूछ के करता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी वो सवाल पूछ पूछ के करता है, क्वांटिफिकेशन भी वो सवाल पूछ पूछ के करता है, प्रेजेंटेशन भी वो सवाल पूछ पूछ के करता है, और शुरुआत में प्रोबिंग में तो सवाल पूछता ही पूछता है। समझ आ रहा है? सवाल पूछना जो इंसान सीख गया उसको कभी बेचू नहीं लगना पड़ता। कस्टमर कभी उसको सेल्समैन नहीं समझता। कस्टमर को ये नहीं लगता कि मुझे बेचा जा रहा है। सवाल पूछते 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 कस्टमर खुद ही कहता है कि भाई, आखिरी सवाल कि भाई कौन सा सीट पसंद है आपको, प्रीमियम या डायमंड। उसके अगला सवाल पेमेंट कैसे करेंगे, यूपीआई। वहां तक भी सवाल ही चलना चाहिए। प्रेम प्रकाश जी, समझ आ रहा है? तो प्रोबिंग सेल्स के शुरुआत से लेके सेल्स के एंड तक चलता ही रहता है। प्रोबिंग का सबसे पहला पर्पस होता है ट्रस्ट गेन करना। आयुष तिवारी जी, ट्रस्ट गेन करना। आदमी डिसीजन उसी के साथ लेना चाहता है जिसको पसंद करता है, जिसको रेस्पेक्ट करता है, जिसको ट्रस्ट करता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को अगर लिखना चाहें। पीपल लाइक टू बाई फ्रॉम द पीपल वी लाइक, वी रेस्पेक्ट और वी ट्रस्ट। इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको। तो अगर कोई कस्टमर आपको पसंद करने लग गया, आप पे ट्रस्ट करने लग गया और आपकी रेस्पेक्ट करने लग गया, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो सबसे पहला पर्पस ये है ट्रस्ट गेन करना, रेस्पेक्ट गेन करना, और कस्टमर हमें पसंद करे, लाइक करे, वैसा बनना। सबसे पहला पर्पस, इसको लिखिएगा जरूर। कल को बहुत फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि हम प्रोबिंग क्यों करते हैं। बहुत बेसिक्स है, लेकिन बेसिक्स से शुरुआत होनी चाहिए। धीरे धीरे हर दिन मैं लेवल ऑफ ट्रेनिंग को बढ़ाते जाऊंगा। आज बिल्कुल बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ। रेस्पेक्ट गेन करना, ट्रस्ट गेन करना, और कस्टमर आपको पसंद करने लग जाए, कस्टमर आपको लाइक करने लग जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ऐसे समझ लो आप। दूसरा, कस्टमर के रियल पेन को, कस्टमर के दर्द को, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ पाना। टू अंडरस्टैंड द पेन, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द कस्टमर इज फेसिंग। तो प्रॉब्लम हो गया, पेन हो गया, दर्द हो गया, आप उसको जिस तरीके से लिखना चाहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है प्रोबिंग का। तीसरा, कस्टमर को सेल्स कॉल नहीं, बिजनेस कंसल्टेंट से बात हो रही है ऐसा फील होने के लिए प्रोबिंग बहुत जरूरी है। आनंद भाटिया जी, कस्टमर को कभी भी अगर ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला मुझे बेच रहा है, तो खरीदने की इच्छा वैसे ही खत्म हो जाती है।
खरीदने की इच्छा वैसे ही खत्म हो जाती है। तो प्रोबिंग से क्या होता है, आप सेल्स मैन नहीं लगते हो, आप बिजनेस कंसल्टेंट लगते हो। एक तो हो गया बोलना कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट। पहला पॉइंट, ट्रस्ट गेन होना चाहिए, लाइक करे कस्टमर, आपको रेस्पेक्ट करे। ये पहला पॉइंट है। मैं जानबूझ के कुछ चीजें पीपीटी में नहीं समझा रहा हूँ, बोल बोल के समझा रहा हूँ ताकि याद भी रहे और आप खुद से अपने हिसाब से नोट्स बना पाओ। पहला पॉइंट, ट्रस्ट गेन करना, कस्टमर लाइक करे आपको, रेस्पेक्ट करे आपको। दूसरा पॉइंट, कस्टमर की प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझ पाना। तीसरा, कस्टमर आपको सेल्समैन ना समझ के बिजनेस कंसल्टेंट की तरह देखे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, प्रोबिंग क्यों करते हैं, ताकि एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर पाए। आप डिस्कम्फर्ट लिख सकते हो, आप कस्टमर को रियलाइज करा पाए, रियलाइजेशन बिल्ड कर पाए कि हाँ उसको सीखने की जरूरत है, हाँ उसको बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हाँ अभी वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, अभी बहुत अच्छा कर सकता था, उसको सच में एलएफपी की जरूरत है। वो नीड क्रिएट करना, नीड क्रिएशन भी इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। नीड कैसे क्रिएट होती है, जब डिस्कम्फर्ट होता है, जब रियलाइजेशन होता है कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ बहुत चीजें इसमें हैं जो सुधारने की जरूरत है, बहुत कुछ अचीव कर सकता था लेकिन बहुत चीजें अभी मैं नहीं कर पाया हूँ। वो उसको खुद से रियलाइज होना चाहिए। ज्ञान रंजन जी समझ आ रहा है? पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, प्रोबिंग क्यों करते हैं। अब प्रोबिंग करते करते आपको दिमाग में आइडिया आ जाता है कि मेरे को एलएफपी की पिचिंग कैसे करनी है, इसलिए भी प्रोबिंग जरूरी। हर कस्टमर को एक ही तरह 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं, इसमें जो है 3 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, इसमें ये सेम सीक्वेंस में बताने का फायदा नहीं होता है। तो आपके दिमाग में समझते समझते समझ आने लगता है। टू क्रिएट एलएफपी पिच लिख सकते हो आप, पांचवा पॉइंट, टू क्रिएट एलएफपी पिच। एलएफपी पिच जो है दिमाग में बन जाना चाहिए। अगला है टू क्रिएट अथॉरिटी। राजीव जी, एक होता है कस्टमर को आपने कॉल किया, वो सोच रहा है कोई टेली कॉलर होगा, कोई हो सकता है 10-12 हज़ार का कोई एम्प्लॉय होगा, कॉल कर रहा होगा बड़ा बिजनेस की टीम से। वो बैरियर को तोड़ना है। आपको भी किसी का कॉल आता होगा, आयुष तिवारी जी, कि सर मैं क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी से बैंक से बात कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। तो आपके मन में क्या आता है उस सर? आप उसको हर तरीके से जज करते हो, यस या नो। आवाज आ रही है आपको? बोल पा रहे हो आप? देखो अनम्यूट कर पा रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक अथॉरिटी क्रिएट हो पाए, कस्टमर समझ पाए कि हाँ मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो नॉलेजेबल है, वो जो है बिजनेस को कंसल्ट करता है, उसने अभी तक 50-100 हज़ार बिजनेस को कंसल्ट किया है। वो अथॉरिटी क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट क्या है, टू ब्रेक आई नो इट ऑल ईगो। ये भी कह सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना, आपको प्रोबिंग इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं मैं। कोई कस्टमर ऐसे मिलते होंगे आपको कि भैया मुझे सब आता है, मिलता है कोई ऐसा जिसका माइंडसेट ऐसा होता है? प्रोबिंग इसलिए भी जरूरी है कि उसका अपने आप वो ईगो टूट जाए, अपने आप उसको समझ आ जाए कि उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और आपको वो अथॉरिटी से देखने लगे। अगला, नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। इसको लिख सकते हो अपने पॉइंटर्स को, इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से लिखोगे तो आप समझ पाओगे। कस्टमर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आ जाए, एग्जैक्ट गोल्स समझ में आ जाए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आ जाए, एग्जैक्ट गोल समझ में आ जाए, एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल उसका समझ में आ जाए। बिजनेस मॉडल, उसके प्रॉब्लम, उसके गोल्स। अब आपको साथ ही साथ और क्या समझ आ जाए इसी के अंदर है कि अब उसको एग्जैक्ट टेस्टिमोनियल कौन सा समझाना है। वो प्रोबिंग करते करते आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये 4 टेस्टिमोनियल समझाना है। अगर नीचे में टेस्टिमोनियल की लिस्ट भी दे दूंगा आपको तो आप टिक करते चले जाओगे, अच्छा ये 4 बताने हैं इसको आगे चल के। तो आपको ये भी समझ आ जाएगा प्रोबिंग करते करते कि इसको कौन से वाले टेस्टिमोनियल को समझा के फील्ड फील्ड फाउंड को लगाना है। वो क्या है, हर आदमी को 2-4 याद रहते हैं, बार बार वही समझाते रहता है। उसके हिसाब से क्या समझाना है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन इसको कैसे करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा प्रोबिंग के टाइम पे। क्वांटिफिकेशन क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा चौथे दिन की ट्रेनिंग में, अभिषेक सिंह, लेकिन लिख सकते हो इस पॉइंट को कि एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन कैसे करना है, एग्जैक्ट पिचिंग एलएफपी की किस तरीके से करनी है।
समझ आ रहा है सबको? यस नो? आगे चलूं जल्दी से? ये हो गया पर्पस। पर्पस क्या होता है प्रोबिंग का? सवाल पूछना जरूरी क्यों होता है? इतने सारे कारण हैं जिसके चलते सवाल पूछने वाला आदमी जल्दी क्लोजिंग कर पाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट डाउन यस ऑन द चैट बॉक्स। चैट पे जल्दी से यस लिख के बताओ तो मैं आगे चलूं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर पॉइंट रिपीट करें एक बार। आप में से कोई पॉइंट रिपीट करना चाहेगा? एनीवन जिसने लिखा हो अच्छे से, जल्दी से बताओ। कौन कौन रिपीट करना चाहेगा? प्रेम शंकर शर्मा जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। चलिए प्रेम शंकर शर्मा जी को अनम्यूट कर देते हैं एक बार। जी शर्मा जी जल्दी से रिपीट कर दीजिए, प्रोबिंग की सर इंपॉर्टेंस क्या है? यस सर। सबसे पहला हमारा कि हम कस्टमर हमको लाइक कैसे करें, रेस्पेक्ट कैसे करें और हम उसका ट्रस्ट गेन कैसे करें। पहला पॉइंट पर्पस। दूसरा पर्पस का पॉइंट है रियल पेन, उसके अंडरस्टैंड, उसके प्रॉब्लम को फेसिंग कैसे करेंगे। तीसरा कि हम एक सेल्समैन के जब बदले उसको एक कंसल्टेंट कैसे लगे। चौथा उसका डिस्कम्फर्ट रियलाइजेशन बिल्ड करें उसको, उसके बिजनेस के इम्प्रूवमेंट को वो बताएं। पांचवा हम हमको ये आइडिया मिलता है कि हम एनएफपी पिचिंग कैसे करेंगे, टू क्रिएट एनएफपी पिच। और छठा है टू क्रिएट ऑथोरिटी। सातवां है टू ब्रेक आई नो, उसका ईगो कि मैं जी सब कुछ जानता हूँ। जी। आठवां टू ब्रेक एग्जैक्ट प्रॉब्लम और उसके बिजनेस के गोल, उसके बिजनेस का मॉडल। और नवा हम्म है टू एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन, उसको हम क्वांटिफिकेशन करके कैसे बताएं। हम्म। ये हमारे पर्पस जो है प्रोबिंग के पर्पस। नोट्स आप ही लिख के भेजते हैं ना मुझे व्हाट्सएप पे? जी सर। बहुत सुंदर नोट्स लिखते हैं आप, बहुत सुंदर नोट्स लिखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू पढ़े सो हुए मच। हैं आपके नोट्स। राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। किसने सिखाई थी आपको बचपन में राइटिंग प्रैक्टिस? किसने कराई थी? सर मैं मेरा एक आदत है डेली का, मैं कम से कम हम्म। 25 से 50 पेज डेली लिखता हूँ। मेरा अभ्यास है लिखने का। 25 से 50 पेज डेली? क्या लिखते हो आप और क्यों लिखते हो? सर जैसे अभी तो मैं बड़ा बिजनेस के नोट्स बनाता हूँ, उसको लिखता हूँ। और एक बार लिखना और 100 बार पढ़ना बराबर होता है सर, वो याद हो जाता है। ये पहला चीज। और हम्म। दूसरी कि लिखने के बाद मैं जब उसको शेयर करता हूँ तो बाकी लोगों को भी उसमें हेल्प मिलती है। ये मेरे दो एकदम, कारण। एकदम मिलती है, एकदम ठीक बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब प्रोबिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? हालांकि ये सीक्वेंशियल नहीं है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है? जितने भी अलग अलग ट्रेनिंग मैं 7-8 दिन में करूंगा प्रियम प्रकाश जी, उसमें से बहुत सारी चीजें हो सकता है कि सीक्वेंस में एक के बाद एक नहीं आएंगी, साथ में चलेंगी। जैसे हो सकता है कि बिजनेस मॉडल को समझा और रियलाइजेशन क्वेश्चन साथ में पूछ दिया। आयुष तिवारी जी समझ आ रहे हैं? तो ये सीक्वेंस में सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि सिखाना मुझे सीक्वेंस में ही पड़ेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको पैरेलल करेंगे। तो हो सकता है कि बिजनेस मॉडल को समझा और साथ में रियलाइजेशन क्वेश्चन मार दिया, तो वो पैरेलल चल सकता है। बहरहाल अभी मैं सीक्वेंस में सिखा रहा हूँ आपको। जल्दी से अभी पीपीटी शेयर कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, एक चीज और पीपीटी में नहीं मिलेगी, वो है प्रोबिंग का सीक्वेंस क्या होता है। तो अगले पेज में आप जल्दी से प्रोबिंग के सीक्वेंस को लिख सकते हो। पहले ये फ्रेमवर्क दे रहा हूं, उस पर बार 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 अगले 3-4 महीने 6 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, मास्टर बन जाओगे आप लोग, मास्टर बन जाओगे। तो प्रोबिंग के सीक्वेंस को समझना है हमें। स्क्रीन एक बार मैं जल्दी से, दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन आपको? दिखाई दे रही है एवरीवन? अब प्रोबिंग के स्टेप्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो लिखते जाओ। सबसे पहला क्या है? ट्रस्ट क्रिएशन। ट्रस्ट एंड रैपो क्रिएशन भी इसको आप लिख सकते हो। प्रोबिंग के स्टेप्स हैं। ट्रस्ट एंड रैपो क्रिएशन ये बहुत जरूरी है। दूसरा है बेसिक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। बेसिक इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो इसको, जो पीपीटी में लिखा हुआ है, बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप इसको लिख सकते हो। तीसरा है, ऐसे समझ सकते हो इसको, डीप 8 एंगल बिजनेस डायग्नोसिस। ऐसे डिटेल में यहाँ पे बिजनेस मॉडल लिखा हुआ है, बिजनेस मॉडल के आगे बिजनेस मॉडल लिख लो। तीसरा पॉइंट, बिजनेस मॉडल के आगे 8 एंगल फ्रेमवर्क, 8 एरिया फ्रेमवर्क, 8 स्टेप फ्रेमवर्क, कुछ भी लिख सकते हो बिजनेस मॉडल के आगे। 8 स्टेप फ्रेमवर्क भी आप लिख सकते हो। तीसरा क्या है? उसके बिजनेस मॉडल को समझना है।
चौथा पॉइंट है रियलाइजेशन। चौथा लिखिए, रियलाइजेशन, पेन पॉइंट और इमोशनल ट्रिगर। जिसके अंदर आप बार 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 रियलाइज कराते हो, ट्रिगर करते हो, इमोशनल ट्रिगर डालते हो, उसके पेन पॉइंट को समझते हो, कई बार उसको रियलाइज कराते हो कि भैया आप अभी बहुत कुछ है जो कर सकते थे। पेन एंड इमोशनल ट्रिगर या रियलाइजेशन। अगला पांचवा पॉइंट क्या है, अब पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस। पांचवा क्या है, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अगला है फ्यूचर विजन क्वेश्चंस। इसी के अंदर हो सकता है यहाँ पे नहीं मिले, यहाँ पे हाँ इमोशनल ट्रिगर रियलाइजेशन एक में ही डाल दिया। फ्यूचर विजन को आप गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन भी लिख सकते हो। फ्यूचर विजन क्वेश्चन जो मैंने बताया अगला छठा, उसको आप गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। और लास्ट सातवां क्या है, डिसीजन रेडीनेस। उसके कमिटमेंट को लेना, उसके कमिटमेंट को या तो बढ़ाना, उसके डिसीजन को, उसको लेके आना। प्रोबिंग ऐसे पूरे कॉल में चलता है, लेकिन ये एक सीक्वेंस है पूरा, जो प्रेजेंटेशन से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? हाथ हिला के बता दो तो आगे चलें। समझ आ रहा है सबको? एलएफपी बेचना बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस की बात है। जिसने भी 400 कॉल पे जो मैं सिखा रहा हूँ अगले 7-8 दिनों में उसमें प्रैक्टिस कर लिया तो आप गेम चेंजर आदमी बन जाओगे। आप फिर खुद भी सीखोगे, 50-100 आदमी को सिखा के भी एलएफपी बेचोगे। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने सीक्वेंस आपको समझा दिया, अब चलिए आगे ट्रस्ट बिल्डिंग पे आ जाइए। सबसे पहले प्रोबिंग की ट्रांजिशन कैसे करते हैं, ये उस टाइम स्ट्रेट लाइन सेल्स में सिखाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं फिर से कर देता हूँ कि जब भी आप किसी को कॉल लगाओगे, जब भी आप किसी को कॉल लगाओगे, कॉल लगाते ही अगर आपने पहले लाइन में बोल दिया कि मैं ये बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ बहुत ज्यादा, तो हो सकता है वो आपको टेलीकॉलर समझ ले। पहले लाइन की सबसे बेस्ट जो मैंने आज तक प्रैक्टिस करी है वो ये है, आप अपना थोड़ा सा खुद से देखो, ये फ्रेमवर्क है, खुद से चेंजेस करेंगे, खुद से टेस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपना स्टाइल समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है प्रेम शंकर शर्मा जी? एज अ ट्रेनर जो मैं सिखाऊंगा अभी वो है फ्रेमवर्क, लेकिन इसमें खुद के मसाले, खुद के चीजों का आप टेस्ट कर करके 300-400 कॉल में मास्टर बन जाओगे। जैसे मैं नॉर्मली प्रेफर ये करता हूँ कि प्रेम जी से बात हो रही है, आयुष जी से बात हो रही है, थोड़ी सी गंभीर आवाज में, थोड़ा सा बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलता। मेरे को ये डर होता है कि कभी भी मेरे को सामने वाला गलती से टेलीकॉलर वाला इमेज ना बना ले। समझ आ रहा है धर्मपाल भाई? मैं बड़ा इसको देख के चलता हूँ। मेरे को ये रहता है कि पूरे कॉल में मैं महंगा आदमी लगूं। क्या लगूं पल्लवी मैम? महंगा आदमी लगूं, ये बहुत जरूरी है। गलती से भी वो ऐसा ना समझ ले कि अच्छा अच्छा टेलीकॉलर का फोन है और काट दे फोन को। ये बहुत जरूरी है। वो टोनालिटी पे एक अलग से ट्रेनिंग करना है, मैं मिस कर जा रहा हूँ। कई लोगों की टोनालिटी में सुनता हूँ, कई लोगों की एकदम ही ऐसी होती है कि टेलीकॉलर है, कुछ लोगों की ऐसी होती है एकदम बॉसी कॉल हो जाती है, एकदम ही बॉसी कॉल हो जाती है, सामने वाला ही परेशान हो जाता है। तो टोनालिटी पे तो बात चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रेम जी से बात हो रही है, ज्ञान रंजन जी से बात हो रही है, ताकि सामने वाला कंफ्यूजन में रहे कि कौन है। समझ आ रहा है ज्ञान रंजन जी? पहले लाइन में सामने वाला एक सस्पेंस में रहे, पहले लाइन में ही क्लियर ना हो जाए कि बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ डॉक्टर विपिन जी की टीम से। ये नहीं होना चाहिए। आयुष जी से बात हो रही है, अब दूसरे लाइन बोलेगा हाँ जी बताइए, या हाँ जी कौन बोल रहा है, या जी सर बात कर रहा हूं। तीनों सिनारियों में आयुष जी मैं प्रांशु बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। अब आपको बोलने से थोड़ा हेजिटेट करना है। समझ आ रहा है सबको? मैंने आईबीसी बोल रहा हूँ भी लिख सकते थे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 1-2 साल में आईबीसी वाले इमेज पे थोड़ा सा वो एक डेंट लगा है। समझ आ रहा है सबको? तो इसलिए आईबीसी ना प्रीफर करके और बिजनेस कंसल्टेंट बोलने से आपकी पोजीशनिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है। प्रेम शंकर जी समझ रहे हैं? तो आपको वहां शुरू करना है, मैं प्रांशु बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी, या हमारा एडवर्टीजमेंट देखा होगा जहां आपने फॉर्म फिल किया था?
अब वो हाँ बोलेगा, पहले ही बताइए जानना चाहते हैं, ये थोड़ा गलत लिखा है, एक ही लाइन में नहीं रखना है इसको। ये जो चीज है, बताइए क्या जानना चाहते हैं, इट इज अ सेकेंड लाइन, ऐसे समझ लो। मेरी पीपीटी कल से बहुत सॉलिड रेडी हो जाएगी, बट अभी के लिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ आज के लिए, लेकिन बताते हुए चल रहा हूँ। तो मैं प्रांशु बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इंक्वायरी करी थी। आयुष जी समझ आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हल्का सा भी ऐसा लगता है कि उसको 100% याद नहीं आ रहा है, तो आप एक ऐड ऑन कर सकते हो कि आपने एक ऐड देखा होगा, आपने एक ऐड देखा होगा या ऐड वीडियो देखी होगी एलएफपी के रिगार्डिंग, वहां फॉर्म भरा, बोला हाँ 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 याद आ रहा है। ये कंफर्मेशन के लिए, जरूरी नहीं आप पहले ही बोल दो। ये अगर वो हेजिटेट करता है, थोड़ा भी लगता है कि उसको याद नहीं है, समझ आ रहा है सबको? भीम सिंह जी, संदीप पाल जी। अब आगे चलते हैं। अब आपसे पूछना है उसको कि बताइए क्या जानना चाहते हैं ज्ञान रंजन जी। ये बस इसलिए कि सीधा मैं अभी ये लाइन ट्रांजिशन नहीं मारूंगा सवालों का, थोड़ा सा एक बार उसको बोलने का मौका दूंगा, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उससे क्या होता है, सेल्स कॉल पे कंट्रोल आपका रहता है, पर उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी बात रख पा रहा है। समझ आ रहा है ज्ञान रंजन जी? तो आपने बस इतना सा पूछा कि बताइए क्या जानना चाहते हैं, अब वो बोलेगा प्राइसिंग जानना चाहता हूँ, क्या होता है जानना चाहता हूँ, कैसे हेल्प होगा जानना चाहता हूँ, कितनी फीस है इसकी जानना चाहता हूँ, कब से कब डेट है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलेगा वो। आपको उसके बाद क्लियर है कि हाँ मैं आपको सारी चीजें जो है डिटेल में बताऊंगा, या मैं सारी एलएफपी की जानकारी दूंगा, पर इससे पहले क्या मैं आपके बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहूंगा, ताकि मैं ये तय कर पाऊं कि ये प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं है। समझ पा रहे हो? ये ट्रांजिशन हम क्यों यूज करते हैं प्रोबिंग में जाने से पहले, इसलिए कि हमें आदमी सेल्समैन ना समझ के कंसल्टेंट समझे, और उसका जो एक बैरियर होता है, एक क्या होता है ना, एक गार्ड आ जाता है दिमाग में। हमेशा याद रखना, एक झंडा होता है हमारे दिमाग में लाल रंग का, प्रेम शंकर जी, क्या होता है वो झंडा, कब उठता है? एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, जैसे ही आप मॉल में घूम रहे हैं और अचानक से एसबीआई का वो पहना हुआ आदमी आपके सामने आ जाए, सर 2 मिनट बात करनी है, आपका झंडा दिमाग में खड़ा हो जाएगा। किसी के साथ हुआ है ऐसा? मॉल में घूम रहे हैं, अचानक से एसबीआई का वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो पहना हुआ आदमी आपके सामने आ जाए, सर 2 मिनट बात करनी है आपसे, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? और तुरंत आपके मन में दिमाग में झंडा खड़ा हो जाएगा, और आप मतलब क्लियर है, सुनना ही नहीं है, नो बोल के बढ़ना है आगे। यही होता है। मतलब जिंदगी में आप हो सकता है एक बार को हवा देख लो, लेकिन उसको देखना पसंद नहीं करोगे। एक बार को हो सकता है कि आप जिंदगी में गाड़ी चलते चलते कूड़े वाले के कूड़ेदान में ध्यान से देखने लग जाओ कि कूड़ा फेंक रहा है जो, क्या कूड़े में फेंक रहा है, लेकिन आप एसबीआई वाले को मॉल में एकदम ध्यान नहीं दोगे जीवन में। ऐसा इग्नोर मारोगे उसको। यस नो भाई लोग, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बता दो। तो मैं गलती से भी वो पोजिशनिंग नहीं चाहता हमारी, क्योंकि आपने कॉल किया है। या फिर अगर गलती से आपको कोई कॉल आ जाए अभी के अभी ट्रेनिंग चलते में, और कॉल आए बोले कि सर मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड, उसके आगे तो आप उसको इंसान ही नहीं समझोगे। बहुत सारी कर्टेसी भूल जाओगे कि अच्छा इंसान ने कॉल किया, एक बार सुन ही लेते हैं। अच्छा आप सेल्समैन हो, फिर भी हम लोग सेल्समैन है, हम लोग सेल्स में है, तो हम लोग फिर भी सामने वाले को थोड़ा सा एक वैल्यू दे देते हैं, चलो बोल लो, पूरा लाइन कंप्लीट कर लो। कई लोग तो ऐसे हैं, लाइन कंप्लीट करने से पहले ही अरविंद जी फोन काट देते हैं। यस नो? तो ये ट्रांजिशन हम क्यों यूज करते हैं? सिर्फ इसलिए कि गलती से भी वो आपको एक सेल्समैन ना समझ ले। तो सर मैं एलएफपी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जानना चाहता हूँ आपके बिजनेस के बारे में, डिटेल में समझना चाहता हूँ, ताकि मैं ये तय कर पाऊँ कि इस बिजनेस से आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, एलएफपी आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, हम सच में एलएफपी से आपकी हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इससे अब आप एक्सपर्ट लगते हो, ना कि सेल्समैन लगते हो। क्लियर है सबको एवरीवन? आगे चले। अब ये ट्रांजिशन क्यों बताया, ये जो लास्ट लाइन है ये ट्रांजिशन है, क्योंकि प्रोबिंग खत्म होते हम फिर से ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन 2, बीच में प्रोबिंग होती है, बीच में हम सवाल पूछते हैं। उसके बाद समझ आ रहा है? पहला ट्रांजिशन ये हो गया। आखिरी ट्रांजिशन क्या होता है सब होने के बाद? आखिरी ट्रांजिशन ये होता है, ये वाला होता है कि आपने जो प्रॉब्लम्स बताई, आपने जो बिजनेस प्रॉब्लम बताया, उस हिसाब से अब मैं आपको बता सकता हूँ कि एलएफपी बिल्कुल आपके काम का है। समझ आया उस तिवारी जी? एलएफपी जो है बिल्कुल आपके काम का। ये ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन 2 के बीच में अब सारी प्रोबिंग होती है। अब प्रोबिंग में सबसे पहले क्या है, बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। इसको अब स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग वैल्यूडेशन के लिए। इसमें क्या क्या होता है हमें समझना होता है कि सर आप विवेक बिंद्रा जी को कब से जानते हो? वो बताएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। नहीं जानते हैं, दो
वीडियो देखे हैं, जो भी बात है। अगर वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो आप सीधा सीधा पूछ सकते हो, अगर जानता है 2 साल से, तो अभी तक आपने कितने वीडियोस देखे होंगे प्रेम शंकर जी, समझ रहे हैं? अब ये सारे सवाल जरूरी नहीं है पूछने हैं, ये आपको डिसाइड करना है कौन सा वाला पूछना है, कौन सा नहीं पूछना है। हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं, पूछना है, पर कब से जानते हैं, कितने वीडियोस देखे हैं, कैसे लगे आपको वीडियोस, ये सवाल डिपेंड करेगा उसके जवाब पे। ये मैं आपके इंटेलिजेंस पे छोड़ता हूँ। पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को आप कब से जानते हैं? अच्छा अच्छा, 2 साल से जानते हैं। अच्छा ठीक है, तो कितने वीडियोस देखे हैं आपने उनके? तो सर मैंने तो बहुत वीडियोस देखे हैं सर, मैंने 3-4 वीडियोस देखे हों, मैंने सर 15 वीडियोस देखे। कैसे लगे आपको वीडियोस, कुछ सीखने को मिला? तो कुछ इंप्लीमेंट किया आपने बिजनेस में? समझ पा रहे हैं एवरीवन? क्लियर है? ये आपको अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से। तो उनका कोई वेबिनार या सेमिनार कभी अटेंड किया है आपने? कभी उनकी कोई ट्रेनिंग अटेंड की है आपने? डिटेल में पूछ सकते हो। आप ये भी पूछ सकते हो कि अच्छा, इससे पहले कोई और बिजनेस ट्रेनिंग, किसी और बिजनेस वेबिनार के लिए कहीं इंक्वायरी करी है, कहीं समझा है? ये सब से आपको आपको अपना इंटेलिजेंस मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो बोलेंगे जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। तो वहां पे फिर इसी पे नहीं अटकना है, आगे बढ़ना है, ये बोलते हुए कि सर मैं थोड़ा सा समझ लूं आपके बिजनेस के बारे में, तो ही मैं सही से बता पाऊँ। आगे चलते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग वैलिडेशन में इससे पहले, जैसे इससे पहले और भी कुछ सवाल आ जाते हैं प्रेम शंकर जी। जैसे आप कहाँ से हैं, ठीक है, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। इससे भी ट्रस्ट बिल्डिंग एंड वैलिडेशन ही होता है उस तिवारी जी। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने बोला कि मैं तो रांची से हूँ, तो मैं क्या कहूँ, अरे अरे रांची से हैं, मैं जमशेदपुर से हूँ, टाटा नगर से हूँ। आप समझ पा रहे हैं? इससे क्या हुआ, तुरंत से कुछ ना कुछ एक कॉमन पॉइंट मिल गया। एक कॉमन पॉइंट मिलते ही आदमी एक दूसरे पे भरोसा करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब किसी ने बोला कि सर मैं लखनऊ से हूँ आयुष तिवारी, आपने कहा, बोला अरे अरे हम भी तो बगल से हैं, आपके पड़ोसी हुए। इससे क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। और इसमें आप थोड़ा सा अपना अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए मैं कभी कभी ये भी कर देता हूँ, लेकिन आज से 5 साल पहले जो है विवेक बिंद्रा जी के साथ कंसल्टेंट बन गया था, तो 5 सालों से तो दिल्ली में ही हूँ, और हर महीने लगभग 100-200 बिजनेस को कंसल्ट करता हूँ। इससे क्या हुआ, मैं कॉमन पॉइंट खोज के थोड़ा सा बीच में अपना अथॉरिटी पुश कर दिया। डिपेंड करेगा आपको करना है नहीं करना है। आगे चले। अब इसमें क्या पूछना है, आप कहाँ से बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं, कितने सालों से करते हैं। ये हो गए बेसिक क्वेश्चंस बिजनेस के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे आपको बहुत ज्यादा सिखाने की रवि माधुरी जी जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आप पूछते ही पूछते हो कि किस चीज का बिजनेस करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं कल बहुत डिटेल में कवर करूंगा, वो है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल, और इसके ऊपर मॉक कॉल बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 या को या 19 को। उसके बाद इस पे बहुत ज्यादा मॉक कॉल करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस मॉडल में आपको अब क्या समझने की कोशिश करनी है, लगभग 8 चीजों के आसपास घुमा फिरा के आपको समझना है। अभिषेक सिंह जी, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरा जो है कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की रिटेल शॉप है मेरी, ठीक है, क्लियर है सबको? अब आपको, या वो किसी ने बोला कि मेरा भाई बाल काटने का सैलून है। सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे एलएफपी के डेटा से बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा रिटेलर आते हैं हमारे पास, रिटेलर यानी कि दुकानदार। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, रियल स्टेट वाले आते हैं। ये लगभग ये लोग ज्यादा आते हैं। इसी के ऊपर मॉक कॉल जो है किस तरीके का ज्यादा करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। तो अब बिजनेस मॉडल में जरूरी नहीं है कि आठों को बहुत डिटेल में समझना है, लेकिन इनको ऊपर ऊपर से समझने की जरूरत है। जैसे आपको उसके बिजनेस में कमियां समझ आ जाएंगी, उसको अपने बिजनेस में कमियां समझ आ जाएंगी। आपको उसके गोल समझ आ जाएंगे, उसको अपने गोल्स दोबारा याद हो जाएंगे। सबसे पहला है रेवेन्यू। तो मान लीजिए प्रेम शंकर शर्मा जी, किसी का कपड़े का बिजनेस है, या किसी का मोबाइल का रिटेल है। किसका है? मोबाइल का रिटेल है। किसी का घड़ी बेचने का काम है, किसी का सूट सिलने का काम है, कोई भी काम हो सकता है। तो अब रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो रेवेन्यू में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको रेवेन्यू में सबसे पहले क्या समझना होता है कि कस्टमर कहाँ से आता है। इसको मैं कल डिटेल में कवर करूंगा, पर अभी लिखते चल सकते हो। तो ये 8 पॉइंट है, तो पीपीटी आपको मिल जाएगी। पर रेवेन्यू में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आखिर कस्टमर आता कैसे है आपके पास। समझ आ रहा है आयुष जी? फ्रेमवर्क क्या है रेवेन्यू का, कल मैं इसको फ्रेमवर्क डिटेल में दूंगा, पर सबसे पहला क्या है, कस्टमर आता कैसे है आपके पास। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है। अच्छा अच्छा, दुकान है आपका, तो डेली कितने कस्टमर्स आते होंगे? अच्छा अच्छा, 40 आते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए आपने, मतलब आज से 2 साल पहले डेली कितने आते होंगे, आज से 1 साल पहले डेली कितने आते होंगे?
तो इसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया। समझ पा रहे हैं सब एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? चैट पे यस लिखते चलना। ऐसा बोला कि कस्टमर कहाँ से आते हैं, तो खाली एक ही सवाल नहीं हुआ इसके इन एंड अराउंड। इसके अराउंड आपको पूरे बिजनेस मॉडल को समझना है। अगर कोई कोर्स बेचने का काम करता है, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स पे बेचता है किसी भी तरीके से, तो उससे फिर उसके हिसाब से कस्टमर कहाँ कहाँ से उसके पास आते हैं समझना है। आप ऐड चलाते हैं कि नहीं। अब बाल काटने वाले रिटेलर से मैं ये नहीं पूछूंगा कि ऐड चला के आप ऑनलाइन कस्टमर लाते हैं कि नहीं। बेसिक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना ये तो। ये मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि अब कोई राशन दुकान वाले से मैं पूछूं कि आप ऑनलाइन कस्टमर फेसबुक से लेके आते हैं कि नहीं। कॉमन सेंस है। उसके पास फुटफॉल आएगा, दुकान है उसका। हाँ, फुटफॉल बढ़ाने के लिए उसने क्या किया किया, उसमें कुछ पार्ट हो सकते हैं कि आपने अपने लोकेशन में कभी ऐड चलाने की कोशिश की कि नहीं की। लेकिन सबसे पहला क्या है, हमें समझना है कस्टमर कहाँ से आता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कस्टमर बढ़ाना। क्लियर है सबको? तो इसलिए पहले समझना है कस्टमर आते कितने हैं, रोज कितने आते हैं, महीने में कितने आते हैं, किस तरीके से आते हैं। अब जब कस्टमर कैसे आते हैं समझ गए, तो दूसरा समझना है कन्वर्जन कैसे होता है। लिख लो दूसरे पॉइंट को। इसके इन एंड अराउंड बहुत सारे सवाल होते हैं, ये मैं खाली ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ। कन्वर्जन कैसे होता है। अब कन्वर्जन कैसे होता है में क्या होता है, 5W1H फ्रेमवर्क होता है। कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, किस तरीके से करता है। इन एंड अराउंड बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन कन्वर्जन कैसे आता है, मान लीजिए कपड़े का दुकान है, तो कपड़े के दुकान में कन्वर्जन कैसे आता है प्रेम शंकर शर्मा जी। अब ऐसे कस्टमर से ये नहीं पूछना है कन्वर्जन कैसे आता है, इसके इन एंड अराउंड सवाल पूछने। अच्छा, डेली 50 कस्टमर आते हैं, तो आप अकेले ही डील करते हैं कस्टमर से, या कुछ एम्प्लॉय भी हैं, कुछ सेल्स के लोग भी हैं दुकान में जो बैठते हैं। समझ आ रहा है ज्ञान रंजन जी? बहुत बेसिक चीजें हो गई हैं सब। तो कन्वर्जन को समझने की कोशिश करनी है आपको। अच्छा अच्छा, 50 कस्टमर आते होंगे रोज, तो कितने खरीद के जाते होंगे जुगल किशोर जी। तो हो सकता है बोले कि 2 कस्टमर, या 40 कस्टमर, या 45 कस्टमर, या 30 कस्टमर दीपक कुमार जी। अब अगर आपको लगता है कि नहीं कन्वर्जन अच्छा है, आप बोल सकते हो नहीं नहीं सर, इंडस्ट्री एवरेज से तो आपका कन्वर्जन मतलब बेहतर है ज्ञान रंजन जी। अगर बोलता है थोड़ा कम है, आपको लगता है कि नहीं इस बिजनेस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कई बिजनेस तो आप लोग भी देख ही रहे हो ना, कपड़े में दुकान में जाके कपड़े तो आप लोग भी खरीद ही रहे हो। तो 100 में से 70 ग्राहक तो खरीद के जाते ही होंगे। अब कोई बोले कि नहीं 90 खरीद के जाते हैं, अरे वाह, इंडस्ट्री एवरेज जो है कपड़े की दुकान में वो तो 70% है, आपके तो 90 खरीद के जा रहे हैं। शुरू में ब्लफ भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे फिर वो डेटा याद करते जाना है। चैट जीपीटी से कितने लोग बात करते हैं, चैट पे यस या नो लिख के बताओ एवरीवन। जल्दी से चैट पे यस या नो लिख के बताओ, चैट जीपीटी से कितने लोग रोज बातचीत करते हैं। यस 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 नो। देखो, जितने लोग चैट जीपीटी से बात नहीं करते हो, चैट जीपीटी से रोज आधा घंटा 45 मिनट बात करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि एक ही बार टाइम फिक्स कर लिया, कुछ भी हर कॉल के बाद 5 मिनट बात कर लिया, हर कॉल के बाद 5 मिनट बात कर लिया, हर कॉल के बाद 5 मिनट बात कर लिया, हर कॉल के बाद 2 मिनट बात कर लिया। ये अगर आदत डालोगे तो यस लिख देना चैट पे। बहुत जो चैट जीपीटी आपको बहुत मास्टर बना देगा, बहुत मास्टर बना देगा, आपको बता रहा हूं मैं। हर कॉल के बाद, जैसे कपड़े वाले से बात किया प्रेम शंकर जी, तो फिर चैट जीपीटी के पास गए। अच्छा जी, एक बात बताओ, मेरे पास अभी कपड़े वाले कस्टमर आए थे कॉल पे, तो कपड़े के इंडस्ट्री में एक दुकान में डेली फुटफॉल कितना आना अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, इतना अच्छा रहता है। अच्छा, बिजनेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इस चीज के कपड़े में कितना आना अच्छा रहता है, बोला इतना इंडस्ट्री एवरेज है। कन्वर्जन कितना होना अच्छा रहता है, बोला इतना आना अच्छा रहता है। समझ आ रहा है तिवारी जी? अच्छा, तो कपड़े के बिजनेस में फुटफॉल बढ़ाने के लिए क्या किया, वो 4-5 आइडिया और देगा। तो क्या है कि हर कॉल के बाद आप थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाओगे। अगर आप चैट जीपीटी से चर्चा करते हो, इसको याद रखना। भीम सिंह जी, क्लियर है सबको एवरीवन? आफ्टर एवरी कॉल, each and every call, try to at least have a 5 to 10 minute conversation with chat gpt, at least 2 to 3 minute conversation। तो आपका ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। अगली बार जब कपड़े वाला टकराएगा ना, आप और मास्टर हो जाओगे। प्रेम शंकर जी, समझ आ रहे हैं? अगली बार जब कपड़े वाला टकराएगा, आप और मास्टर हो जाओगे, उससे इन एंड अराउंड और सवाल पूछ सकते हो। आगे चलते हैं जल्दी से, आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब क्या पूछा दूसरा, कन्वर्जन कैसे आता है, बोला इतना आता है। कन्वर्जन, कितने एम्प्लॉय बैठते हैं दुकान में, बोला 2 एम्प्लॉय रखे हैं मैंने। अच्छा अच्छा, कैसे हैं उनको, मतलब कितना रेट करेंगे आप सेल्स में। ज्ञान रंजन जी समझ रहे हैं? तो इतना रेट करूंगा मैं उनको सेल्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बढ़िया कर लेते हैं कन्वर्जन। तो नहीं, एक तो नया लड़का है, एक सीख रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अभी आपको। तो इसके इन एंड अराउंड रेवेन्यू में पहला क्या है, कस्टमर कैसे आता है उसको समझना है, जो भी बिजनेस मॉडल है उसमें। दूसरा, कन्वर्जन कैसे होता है उसको समझना है। तीसरा, एवरेज सेलिंग प्राइस को समझने की कोशिश करनी है। तीसरा क्या समझना है तिवारी जी? एवरेज सेलिंग प्राइस को समझना, एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू समझना, एवरेज बिल वैल्यू समझना, ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू समझना, एवरेज टिकट साइज समझना है।
कुछ लोगों ने, एक किसी ने लिखा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड चैट जीपीटी सर, इज इट एन एआई ऐप? ऑफ कोर्स इट इज एन एआई ऐप भारती मैम। चैट जीपीटी फ्री वर्जन भी है, आप डाउनलोड कर लो, उससे एआई ऐप है वो। उससे आप बहुत कुछ चर्चा कर सकते हो, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। हर कॉल पर सपोर्ट लेता है उस तिवारी जी, वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छी चीज है। अगर हर कॉल पे आपके पास दो फोन है या स्पीकर पे बात कर रहे हो, आप चैट जीपीटी खोल के चर्चा कर रहे हो, तो और मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा आपको। बस वो है कि ध्यान आपका ना भटके, वो बहुत बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा फिर तो। पर अभी के लिए हर कॉल के बाद आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो रेवेन्यू में एवरेज सेलिंग प्राइस में क्या पूछना है? अच्छा सर, तो कितने कस्टमर आते होंगे डेली? तो बोला 50 कस्टमर आते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो महीने में कितने हो गए? 1500 हो गए। ठीक बात है उस तिवारी जी, कैलकुलेटर खोल दिया, 1500 हो गए। तो कितने कस्टमर लेके जाते होंगे? तो या तो वो कन्वर्जन परसेंटेज बताएगा या तो नंबर बताएगा। सर 1500 आते होंगे, तो मान के चलिए कि या 50 आते होंगे डेली, तो 30 कस्टमर लेके जाते होंगे। तो यानी कि 1500 में से 900 कस्टमर महीने, आपको महीने को जोड़ना है हमेशा। और बाद में साल में क्वांटिफिकेशन सिखाऊंगा जब मैं, तब इस डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे क्या हुआ, आपको बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है। तीसरा, एवरेज सेलिंग प्राइस। तो कितने का धंधा होता है? या तो एवरेज सेलिंग प्राइस खुद से बता देगा, या तो बोलेगा नहीं नहीं सर, निकाला तो नहीं है कभी, ये क्या होता है। समझे तिवारी जी? क्या होगा, या तो वो आप पूछेंगे एवरेज सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं सर एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा, एवरेज टिकट साइज क्या होगा, या डायरेक्टली पूछ सकते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगा, ज्वेलरी का एवरेज बिल वैल्यू क्या होगा। तो वो या तो वो बता देगा, या तो बोलेगा कि नहीं सर ये तो क्या होता है। तो आप बोलो, आप एवरेज बिल वैल्यू नहीं निकालते हो कि एक कस्टमर एवरेज कितने का माल लेके जा रहा है? बोला नहीं निकालते। इससे क्या हुआ, आपका वैल्यू भी बढ़ा उसके दिमाग में, अच्छा अच्छा जानकार आदमी है। छोटी सी चीज है लेकिन अच्छा अच्छा जानकार आदमी है। दूसरा, उसको रियलाइजेशन भी हुआ कि भाई हम तो निकालते नहीं है। तो तीसरा, आप क्या करोगे, रेवेन्यू से खुद ही नंबर ऑफ कस्टमर को डिवाइड कर दोगे। आयुष तिवारी, उसने क्या बोला, 900 कस्टमर आते हैं और टोटल रेवेन्यू तो उसको पता ही है 10 लाख होता है। तो 10 लाख से आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको एवरेज सेलिंग प्राइस का एक अंदाजा उसके बिजनेस में लग जाएगा। इसमें अब और भी कुछ सवाल पूछ सकते हो, जैसे एम्प्लॉय बेचता है, कोई टेलीकॉलर बेचता है, खुद बेचता है, तो सर क्या आप क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग कर पाते हो? कोई क्लाइंट एक सामान लेने आया है, उसको दो तीन सामान दे पाते हो, या आपका एम्प्लॉय कर पाता है? ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर क्या आप ऐसे ऑफर निकाल पाते हो कि एक आदमी एक सामान लेके आया है और दो चार सामान लेके जाए? ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, साथ साथ चल सकता है। जैसे सबसे पहला, कस्टमर कितने लेके आते हो, उसमें आपने क्या क्या बोला कि भाई, ये सब लिख रहे हो ना आप लोग, खुद से लिखते रहना, ये सब यहाँ लिखा नहीं। ऐसे तो मैं लिखा हुआ कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझाते चल रहा हूँ, समझना जरूरी है पहले, कंटेंट तो मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि 50 कस्टमर डेली आते हैं, कस्टमर ने बोला, तो उससे मैं पूछ सकता हूँ कि सर इसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, या आज से 6 महीने पहले डेली कितने आते? बोला इतने ही आते थे। तो सर आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, 50 का 60 डेली करने के लिए क्या क्या करोगे? अभी तक कोशिश करी नहीं करी, किसी से सीखा नहीं सीखा, ये सब। कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करोगे? ट्रेनिंग दिया, सिखाया नहीं सिखाया, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? आदमी 1000 रुपए का साड़ी खरीदने आया, आपका एम्प्लॉय उसको 2000 का साड़ी बेच पा रहा है कि नहीं? प्रेम शंकर जी समझ रहे हैं? आदमी जो है ये वाला मोबाइल लेके आया, दूसरा मोबाइल उसको रिकमेंड कर पाता है कि नहीं, जिसमें मार्जिन ज्यादा है या जिसमें एएसपी बढ़ता हो, रेवेन्यू ज्यादा है? ये सब सवाल है मतलब, लेकिन मैंने पॉइंटर दे दिया। पहला नंबर ऑफ कस्टमर, दूसरा कन्वर्जन परसेंटेज, तीसरा एवरेज सेलिंग प्राइस। इन तीनों के इन एंड अराउंड आपको सवाल पूछने हैं, रियलाइज कराने के लिए और समझने के लिए कि इसके बिजनेस में कहां से रेवेन्यू बढ़ सकता है। एवरेज सेलिंग प्राइस में क्या क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग होता है कि नहीं, ऐसे ऑफर निकाल पाते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आ जाती है। अब उसके एक दुकान से अगर ज्यादा दुकान है, या एक एम्प्लॉय नहीं 100 एम्प्लॉय मिलके माल बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आप एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट भी पूछ सकते हो। एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट का क्या मतलब है रवि माथुर जी? अगर किसी के 5 दुकान है, तो एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर कितना हुआ? अगर किसी के 10 एम्प्लॉय मिलके बेचते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना हुआ? एक एम्प्लॉय कितने का माल बेच पाता है? अगर कोई डीलर के थ्रू बेचता है, तो एवरेज रेवेन्यू पर डीलर कितना है सर, निकालते हैं आप कभी? अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का काम है, तो वो काउंटर के थ्रू बेचता है, तो एवरेज रेवेन्यू पर काउंटर कितना होगा सर आपका? चल रहे हैं अंकित गुप्ता जी, अभी तो प्रोबिंग कर रहे हैं, अभी तो सॉल्यूशन पे आए ही नहीं है हम। अभी तो वही समझ रहे हैं कि कस्टमर को क्या करना है, अंकित गुप्ता जी। इन एंड अराउंड ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग। अभी कितना रेवेन्यू है तो बहुत बेसिक हो गया, मंथली रेवेन्यू कितना है, साल का रेवेन्यू कितना है, अच्छा अच्छा इतना है। ऑनलाइन लीड जनरेट करता है, फुटफॉल आता है, दोनों में लीड कितनी जनरेट होती होगी दिन में, महीने में कितनी होती होगी, दिन में कितने कस्टमर आते होंगे, महीने में कितने कस्टमर आते होंगे, कस्टमर कहाँ कहाँ से लाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला है ट्रेड इंडिया से लाते हैं, कहाँ कहाँ से लाते हैं आप, ट्रेड इंडिया हो गया, ऐसे जितने भी वेबसाइट हो गए, जस्ट डायल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाला है। ठीक है, कस्टमर कहाँ कहाँ से लाते हैं, ये भी सवाल हो गया। मतलब
फंडामेंटल मैंने समझा दिया, कस्टमर कितने आते हैं, कस्टमर कहाँ, कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर पहला फंडामेंटल, दूसरा कन्वर्जन परसेंटेज, तीसरा एवरेज सेलिंग प्राइस। इसके इन अराउंड बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, यूनिट के अंदर डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। फंडामेंटल दे रहा हूं, फिर दूसरे पेज में सवाल भी लिखते चलो जो जो निकल रहा है। इधर हो गया फंडामेंटल, नंबर ऑफ कस्टमर, कन्वर्जन परसेंटेज, एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, ये सब फंडामेंटल है। इसी के इन एंड अराउंड 5-5 10-10 सवाल बनते हैं आपके। ये सवाल आप दूसरे पेज में लिख सकते हो, सवाल इधर, फंडामेंटल इधर। फंडामेंटल जरूरी है, ठीक है। सेल्स कन्वर्जन रेट क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को हिंदी भाषा में पूछना है कि पिछले साल कितना रेवेन्यू था, उससे पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। अच्छा अच्छा सर, ग्रोथ तो मतलब इतना कम ग्रोथ क्यों है। ये सब रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। किसी से बोला कि भाई सर इस साल का बिजनेस कितना हुआ, पिछले साल का, बोला सर पिछले साल तो 1 करोड़ था, उससे पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल 90 लाख था। नहीं सर, इस हिसाब से तो आपको तेज ग्रो करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। समझ आ रहा है अरविंद जी। क्या किया, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन अगर वो अच्छा ग्रो कर रहा है तो जानबूझ के फिर अफसोस नहीं कराना है, फिर दूसरे टॉपिक पे चलना है। जैसे उसने बोला कि सर 40 लाख था पिछले के पिछले साल, इस साल 1 करोड़ हो गया, अच्छा आपने तो अच्छा ग्रोथ लिया है। इस तरीके, ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं नहीं सर इतना कम क्यों लिया। वो डिपेंड करता है रियलाइजेशन कहाँ मारना है आपको। समझ आ रहा है ना सबको, समझ आ रहा है ना सबको। ऐसा नहीं तो कहीं रियलाइजेशन आपने मार दिया, उसने बोला 30 करोड़ था, 100 करोड़ पे आगे बोला अरे इतना कम क्यों, 300 करोड़ क्यों नहीं किया, तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लगेगा कि आप नॉलेज कम है आप। तो ईयर ऑन ईयर कितना है, मंथ ऑन मंथ कितना है, पिछले महीने कितना था, उससे पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आप बढ़ा पा रहे होगे नहीं। ये सब राइट साइड में सवालों में लिखिएगा। ये सब जो जो सवाल मन में आ रहा है बोल रहा हूँ, इधर मैंने फ्रेमवर्क दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया रेवेन्यू समझने का। अच्छा, इसमें रेवेन्यू में और भी कुछ चीजें पूछ सकते हो। कोई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेचता है तो सर ऑफलाइन कितना बिकता होगा, ऑनलाइन कितना बिकता होगा, इसको लिखिए, इन सवालों को लिखिए। ये सवाल बहुत आसानी से आपको मंथली जो है समझने में हेल्प करेंगे। अगर ऑनलाइन लीड जनरेट कर रहा है, या ऑनलाइन लीड लाके माल बेच रहा है, या रिटेल का कुछ ऑनलाइन काम है, उसका B2C काम है, बिजनेस टू कंज्यूमर काम है, छोटा टिकट प्राइस का काम है, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन उसने कभी निकाला है कि नहीं, वो भी पूछ सकते हो। वो चर्चा कर सकते हो, एक लीड कितने की आती है, कितने लीड में एक माल बेच जाता है, अच्छा एक माल बेचने का इतना खर्चा आता है, वो समझा सकते हो। इससे क्या हो रहा है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, आपकी वैल्यू बिल्ड हो रही है, साथ ही साथ आप बिजनेस मॉडल को समझ रहे हैं। कुछ और सवाल निकल सकते हैं बिजनेस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए उसका अब स्वेटर बेचने का काम है, जैकेट बेचने का काम है, उसका जो है टोपी बेचने का काम है, तो सर सीजनल रेवेन्यू कितना है, दिसंबर से मार्च में कितना होता है। कोई शादी से रिलेटेड कोई काम है, समझ पा रहे हैं धर्मपाल जी। तो सीजनल बिजनेस, कौन से सीजन में सेल ज्यादा होती है, कौन से सीजन में सेल कम होती है, ये सब पे चर्चा करना है आपको। रेवेन्यू के सवाल अभी खाली ले रहा हूँ, अभी तो आगे बढ़ा ही नहीं हूँ। इन सब के डेड स्टॉक के बारे में चर्चा करनी है, माल फंसता है क्या, माल ऐसा होता है क्या कि माल मंगाया और बिक नहीं पा रहा है 2-2 3-3 महीने तक, ये सब सवाल आपको पूछने हैं। हरिओम जी कह रहे हैं इतने देर तक कस्टमर कॉल पे, अरे मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये सारा काम जो समझाया आपको अभी तक 4 मिनट का ही काम समझाया है। ये समझाने में मैंने टाइम लिया, ऐसा नहीं कि मैं इतना 1 घंटे बात कर रहा हूँ सोच सोच के, तो आपको 1 घंटे लगाना है। क्लियर है ना सबको ये बातें, एवरीवन। ये जितने सवाल पूछे, ये मोटा मोटी आपने अभी तक पूरे कॉल में 5-6 सवाल ही पूछे हैं कस्टमर से। ऐसा नहीं कि आपने 100 सवाल दाग दिए, उसको परेशान कर दिया। अगर फिर भी वो बेचैन होता है, उसको समझा सकते हो, सर देखो क्या है कि हम लोग काम करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। हमारा काम माल बेचना नहीं है कि मैं 2 मिनट में समझा के कॉल काट दूं। उसको भी अपने फायदे के लिए यूज करना है उस ऑब्जेक्शन को, आपको इसको समझा देता हूँ। सबको क्लियर हो रहा है ये बात, सबको क्लियर हो रहा है बात। सर बड़ा बिजनेस का गोल क्या है, हमारे पास कोई आए तो उसका कम से कम 1 साल में बिजनेस 3 गुना होना चाहिए, कितना। मेरा काम आपको माल बेचना नहीं है कि मैं 2 मिनट में फटाफट आपको माल बेच दूं। मैं पहले बिजनेस समझूंगा, अगर हेल्प कर पाएंगे बताऊंगा। इससे क्या है, कस्टमर को और फील होता है अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आदमी है। तो जरूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी समझाना है। यस सर, उल्टा क्लाइंट रुकता है सवालों से, बिल्कुल ठीक बात है, क्लाइंट रुकता है। अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे, और उसको इंटेंट क्लियर हो गया कि बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है मेरा, तो बैठेगा आपके साथ। उमंग मेहता जी पॉइंटर्स डाल रहे हैं। कस्टमर आता कैसे है, ठीक बात है। कन्वर्जन कैसे आता है, ठीक बात है। एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक बात है। चौथा मैंने बोला एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, वो चौथा पॉइंट है, इसी में डाल दिया चौथा पॉइंट है। एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट के अंदर क्या आता है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, आपका जो है काउंटर कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, अफिलिएट के थ्रू बेच रहा, अफिलिएट कितने हैं, इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट कितने, यूनिट, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, उसको निकाल रहा है कि नहीं। ये 4 तरीके से बिजनेस बढ़ता है, सबको पता है ना, मतलब इंस्टेंट रेवेन्यू जो बढ़ता है 2-4 महीने 6 महीने में, इससे हर महीने रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। अगर नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा लिए तो भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा।
कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ा लिया तो भी उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दुकान में रोज 100 ग्राहक आ रहे हैं लेकिन 50 ही खरीद के जा रहे हैं अरविंद जी, उसको 60 पे लेके आ गए तो 10% बिजनेस बढ़ा नहीं बढ़ा एवरीवन, 20% बढ़ गया। हालांकि 100 में से 50 लेके जा रहे थे, एक आदमी अगर 1000 रुपए का माल लेके जा रहा था, 50,000 का गल्ला था डेली का, अब 100 में से 60 लेके जा रहे हैं, 1000 का डेली लेके जा रहा है, तो भी उसका 60,000 का धंधा हो गया। यस नो एवरीवन, क्लियर हो रहा है? तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने से धंधा बढ़ता है। दूसरा, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने से बढ़ता है। वो कैसे? 100 कस्टमर आ रहे थे, 50 लेके जा रहे थे, अभी भी 50 ही लेके जा रहे हैं, लेकिन एक कस्टमर 1000 का माल लेके जा रहा था, 50,000 हो रहा था। अगर उसको बढ़ा के 1200 कर दें, कितना कर दें धर्मपाल जी? एवरेज सेलिंग प्राइस को 1200 कर दें। 1000 से 1200 करना तो सिखा ही सकते हैं ना हम लोग। इतना भी सिखा दें उसको तो भी 12 25 60, फिर से उसका धंधा 60,000 में पहुंच गया। नंबर ऑफ कस्टमर नहीं बढ़ाया लेकिन एवरेज सेलिंग प्राइस को 1000 से 1200 कर दिया। ज्ञान रंजन जी। तीसरा कैसे बढ़ता है? कन्वर्जन परसेंटेज से। अब 100 कस्टमर आ रहे थे, 85 लेके जा रहे थे, लेकिन उसको 60 लेके कर दिया। चौथा क्या हो गया कि 100 कस्टमर आ रहे थे, अरे 100 ही क्यों आ रहे थे? 100 कस्टमर आने को कैसे 150 कर दें, कैसे 120 कर दें रवि माथुर जी? तो कन्वर्जन हो सकता है 50% ही रहा। 100 का 120 किया नंबर ऑफ कस्टमर, लेकिन कन्वर्जन 50 था तो 120 में से 60 लोग खरीद के गए। एवरेज सेलिंग प्राइस भी 1000 ही रहा, उसको भी नहीं बढ़ाया तो भी 60,000 का रेवेन्यू हुआ, लेकिन बढ़ा क्या? नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गया। तो ये क्यों हम पूछते हैं? ताकि हम समझ पाए कि उसको कैसे करेंगे कि भैया तेरा धंधा तो 6 महीने में डबल, वो एंड का काम है, लेकिन ये समझने के लिए सब समझना जरूरी है। तीनों नहीं बढ़ रहे हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है, कन्वर्जन परसेंटेज भी नहीं बढ़ रहा है, और आपका नंबर ऑफ कस्टमर भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके 10 दुकान है, 10 के 10 प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है या जो भी है। तो इसके ऊपर एवरेज रेवेन्यू पर दुकान कितना है समझना है। 4 दुकान है, एवरेज रेवेन्यू पर दुकान कितना है समझना है। इससे समझ आएगा अच्छा 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 है, एक दुकान अच्छा कर रहा है या 10 दुकान अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ सकता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इन तीनों को बढ़ाने से। समझ आ रहा है सबको? 10 दुकानें हैं किसी की, हर दुकान पे 50 कस्टमर डेली आ रहा है, और डेली जो है उसमें से 40 कस्टमर खरीद के जा रहा है, 1000 रुपए का पर कस्टमर माल खरीद के जा रहा है। तीनों में से कुछ भी बढ़ाएंगे तो एक दुकान का धंधा बढ़ेगा ना एवरीवन? यस नो? क्लियर हो रहा है ना आसान भाषा में एकदम? तो ये कितना है, इसको भी कैसे बढ़ाएं? अगर 10 दुकान वाला आदमी आया तो एवरेज रेवेन्यू पर दुकान कैसे बढ़ाएं? एम्प्लॉय से माल बिचवाता है, एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कैसे बिचवाएं? हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजी है, 10 10 स्ट्रैटेजी हर चीज को बढ़ाने का है, उस पर चर्चा कर सकते हो। अच्छा, किसी का अगर 10 दुकान है भैया, न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना है, पुराने स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना है? किसी का ऐसा भी होता है कि 10 दुकान तो खोल लिया रवि माथुर जी, या 10 दुकान वाले कम आएंगे, 3 दुकान तो खोल लिया, 2 दुकान तो खोल लिया, लेकिन पहला दुकान खुद चला रहे थे, धंधा ज्यादा हो रहा था, दूसरा दुकान खोला, धंधा नहीं बढ़ा पा रहे। समझ आ रहा है धर्मपाल जी? तो ये भी समझने की कोशिश करनी है, ये भी समझने की कोशिश करनी। कई लोग ऐसे हैं कि 2 दुकान खोल लिया, 3 दुकान खोल लिया, पहला वाला जो पुराना वाला है उसमें तो दबादब धंधा आ रहा है, 2 में आ ही नहीं रहा, लॉस में जा रहा है प्रमोद सिंह जी। तो ये सब रेवेन्यू में आपको मोटा माटी समझना है कि रेवेन्यू का उसका मॉडल क्या है, कस्टमर कहाँ से आता है, बेचता कैसे है उसको, कन्वर्जन, तीसरा कितने में बेचता है, एवरेज सेलिंग प्राइस, हर किसी का अलग अलग, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट कितना है, ये सब समझने की कोशिश करनी है। आगे चले, रेवेन्यू समझ आ गया आपको? तो दिमाग अपना खुद लगाना है आपको, लेकिन मैं फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगते जाएगा प्रोबिंग के टाइम पे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसको रियलाइज, अब जैसे मैंने ये बिजनेस मॉडल ऐसे लिखा है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रुकिए। हम्म अब ये जैसे बिजनेस मॉडल यहाँ लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि पहले रेवेन्यू समझेंगे फिर ही डेलीगेशन समझेंगे, ये भी पैरेलल चल सकता है। जैसे उससे मैं साथ ही साथ भी पूछ सकता हूँ कि जैसे आप नहीं रहो तो क्या आपकी टीम बेच लेती है, या आपकी टीम में क्या ऐसे 4 5 लोग तैयार हो गए हैं कि आप रेवेन्यू में ना घुसो तो भी आपका धंधा होता रहे? तो क्या है, मैंने रेवेन्यू मैन पावर दोनों को पूछ लिया, या फिर आपका रेवेन्यू पूछते पूछते मैन पावर का केआरए केपीआई बना हुआ है, किसको क्या करना है पता है सबको? ये सवाल पूछ सकते हो आप। डेलीगेशन मैन पावर के कुछ कुछ सवाल दे रहा हूं अभी, ये साथ साथ में बोलता चल रहा हूं। केआरए केपीआई सबके बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं? आप जो है, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, रिलेशन बेस्ड सवाल। क्या सर आपने ऐसा आदमी तैयार कर दिया कि आप नहीं रहोगे तो भी आपका बिजनेस संभाल लेगा? बड़ा अच्छा रिलेशन बेस्ड सवाल है धर्मपाल जी। कि आप सर 10 साल से व्यापार कर रहे हो, क्या अभी तक ऐसा आदमी तैयार कर दिया? अच्छे भावना, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं, अफसोस नहीं कर, मतलब इंसल्ट नहीं करना है, कि सर 5 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कोई ऐसा आदमी अभी तक तैयार हुआ कि आप नहीं रहो तो भी आपका बिजनेस संभाल ले? बहुत छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैन पावर डेलीगेशन रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए कि टोटल कितने लोगों की टीम है उसकी, कितने एम्प्लॉयज हैं उसके कंपनी में,
प्रॉब्लम समझना है, एम्प्लॉय छोड़ के जाने का प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है उसको, स्टाफ एट्रिशन बोलते हैं इसको मैन पावर में। आदमी छोड़ के जाने का प्रॉब्लम आता है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ आदमी लाने का प्रॉब्लम आता है कि नहीं, कि सर ऐसा होता है क्या कि ढंग के आदमी को लाने में दिक्कत होती है, या आदमी को सिखाने में जल्दी दिक्कत होती है, आप जल्दी सिखा नहीं पाते हैं, सब बेसिक चीजें हैं। सर आप मंथली ऑपरेशन में कितना समय लगाते हैं, बिजनेस को बढ़ाने में कितना समय लगाते हैं, ऐसा तो नहीं कि जितना धंधा हो रहा है उतना ही करने के लिए ज्यादा समय आप ही का लग रहा है हर महीने। डेलीगेशन रिलेटेड सवाल है सर, ऐसा तो नहीं। इसको मैं बहुत डिटेल में, बिजनेस मॉडल को कल भी मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन आइडिया देते हुए चल रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है, रोज 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग कर सकता हूँ मैं, 1 घंटे की। इसके डिटेल में कवर करना है मैन पावर को। आप समझो कि टोटल कितने एम्प्लॉय हैं समझ लिया, डेलीगेशन कर पा रहा है कि नहीं समझ लिया, एम्प्लॉय को जल्दी ट्रेन कर पा रहा है कि नहीं समझ लिया, एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं कि नहीं समझ लिया, हायरिंग करने में मास्टर है कि नहीं, हायरिंग ढंग से कर पाता है कि नहीं समझ लिया, हायरिंग करने में कितने दिन लग जाते हैं अगर कोई छोड़ के चला जाए वो समझ लिया। या ऐसा तो नहीं कि हायरिंग आता ही नहीं है इसलिए अपना ढंग का आदमी जा नहीं पा रहा है और जाना चाह रहा है इसलिए पैसा बढ़ाना पड़ जा रहा है मजबूरी में, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं बिजनेस में, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं बिजनेस में। कॉम्पिटिटर तो कहीं उसके काट के एम्प्लॉय को नहीं लेके चल जा रहा है, ऐसा तो नहीं कोई एम्प्लॉय इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब धमकी दे रहा है मैं अपना शुरू कर लूंगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप समझ सकते हो बात बात में, बात बात में। ये सब इतना जो हमने किया अभी तक 6-7 मिनट का ही कॉल गया है, उसको डेली कितना घंटा काम करना पड़ता है अपने बिजनेस में, ये भी एक सवाल है। उसको डेली कितना घंटा काम करना पड़ता है अपने बिजनेस में, कितने डिपार्टमेंट हैं उसकी कंपनी में, 1 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट है, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट है उसकी कंपनी में। बहुत आसान भाषा में इन चीजों को समझना है आपको। तीसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजनेस ऑटोमेशन एंड सिस्टम, इसमें समझना है कि मान लीजिए कपड़े का दुकान है, कुछ भी है, ईआरपी लगाया हुआ है कि नहीं, सीआरएम लगाया हुआ है कि नहीं, छोटे 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 एसओपीज, उससे पूछ सकते हो सर आपने सारे चीजों का प्रोसेस बना रखा है, मान लीजिए एक दुकान से दूसरा दुकान खोलना है, सारे एसओपीज बने हुए हैं आपके हर चीज का, यस नो, उसको रियलाइज होता है इन चीजों से, उसको रियलाइज होता है सीआरएम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं क्या हम लोग, यस नो। बिलिंग प्रोसेस का ऑटोमेशन है कि नहीं है, ये एक सवाल है, बिलिंग अपने आप होती है कैसे होती है। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मोटा माटी आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि उसका अपना बिजनेस में ऑपरेशन में कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो खुद कितना बिजनेस में घुसा हुआ है, बढ़ाने पे काम कर रहा है कि बिजनेस को चलाने पे काम कर रहा है, वो समझने की कोशिश करनी है। प्रोडक्ट एंड सर्विस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब एक ही साथ होगा, लेकिन सिखा मैं अलग लग रहा हूँ, समझ आ रहा है ना रवि माधुर जी, ये सब एक ही साथ, ये सारे सवाल आपको पूछ के उसके बिजनेस मॉडल को समझना है। उसका जो है आप थोड़ा सा प्रोडक्ट के ऊपर समझ सकते हो कि प्रोडक्ट भाई कितने, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है आपका, टॉप 3 सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट क्या है आपके, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आता है, अच्छा अच्छा इससे आता है, ग्रॉस मार्जिन कितना है आपके बिजनेस में, नेट मार्जिन कितना बचता होगा सर ये सब हटा के, मार्जिन कितना है बिजनेस में। ये अलग अलग सवाल जो आ रहे हैं बताते जा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक कॉल करेंगे 21 तारीख से, तो बहुत मजा आएगा आपको, हर रोज 2-3 ऐसे बिजनेस मॉडल पकड़ेंगे जिसमें कितने सवाल पूछने हैं, क्या क्या पूछने हैं, कैसे क्वांटिफाई करना है उस बिजनेस के हिसाब से, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये सब लिखते जाओ समझते जाओ। कुछ बिजनेस में ऐसे मान लीजिए डिलीवरी करता है ऑनलाइन, तो एवरेज डिलीवरी टाइम कितना लगता होगा एक प्रोडक्ट का, एवरेज सर्विस साइकिल टाइम, मान लीजिए कोई बाल काटता है तो एवरेज चेयर टर्न अराउंड टाइम कितना लगता है, ये सब पूछ सकते हो, उससे डिटेल में समझ सकते हो, वो भी सोचेगा अच्छा ये तो सर हमने कभी जोड़ा ही नहीं था। रेवेन्यू वाले पार्ट में भी ये आ सकता है, अगर सर्विस बिजनेस है, ध्यान से समझिएगा, सर्विस बिजनेस में एवरेज टर्न अराउंड टाइम का बहुत फर्क पड़ जाता है। रेवेन्यू वाले सेक्शन में ही इसको लिख लीजिए, 4 पॉइंट बताए थे उसमें 5वां पॉइंट ये लिख सकते हो, जहां बताया था नंबर ऑफ कस्टमर, जहां बताया था एवरेज सेलिंग प्राइस, जहां बताया था कन्वर्जन, जहां बताया था एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, वहीं पे 5वां पॉइंट लिख सकते हो एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जैसे रेस्टोरेंट में बहुत फर्क पड़ता है इसका, रवि माथुर जी, विकास कुमार जी, रेस्टोरेंट में क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में मान के चलिए कि एक दिन में 50 कस्टमर आ रहे हैं और एक टेबल पे 1 घंटा बैठ के जा रहे हैं। अब अगर मैं टर्न अराउंड टाइम को आधा घंटा कर दूं कि माल उतने का ही लेके जा रहे हैं, उतने का ही खा के जा रहे हैं, उतने ही कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन एक दिन में क्या हो रहा है कि एक टेबल पे 1 घंटा बैठने वाला आदमी खाली आधा घंटा बैठ के जा रहा है। इसलिए आपको कभी डोमिनोज में, केएफसी में, इसमें बहुत सोफे टाइप वाला चेयर या बहुत कंफर्टेबल सीटिंग बहुत कम मिलती है, हमेशा रस वाला माहौल बना के रखते हैं, क्यों कि आदमी आए फटाक से खाए और जाए, बैठे ना रहे। चेयर में भी मान लीजिए कोई भी सर्विस का काम है, मेकअप करने का काम है, तो एक मेकअप करने में कितना टाइम लग रहा है, उससे दिन में कितने कस्टमर को सर्व कर पाएगा वो फर्क पड़ता है, समझ आ रहा है सबको, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ उसको।
एवरेज टर्न अराउंड टाइम का मतलब है, मेरे सैलून में मान लीजिए कि 3 चेयर है। अरविंद जी, कितने चेयर है? 3 चेयर है कृष्णा जी। अब मैंने उसको सिखा दिया कस्टमर बढ़ाना, कि भैया अभी 50 कस्टमर आ रहे हैं डेली, तो 100 कस्टमर कैसे लेके आएगा। लेकिन अगर उसका एक चेयर पे 1 घंटा जाता है, ऐसे समझो, टोटल एक चेयर पे 10 ही कस्टमर दिन में बैठ पाते हैं एवरेज, तो एक दिन में वो कितने कस्टमर को बैठा सकता है पूरे दिन में अपने दुकान में? 1 घंटा अगर एक कस्टमर लेता ही लेता है, एक कस्टमर 1 घंटा लेता ही लेता है चेयर पे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम चेयर का कितना है सैलून में? 1 घंटा है। तो पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा भी तो 10 घंटे, 12 घंटे भी दुकान खोले तो भी कितने कस्टमर बिठा देगा? 12 या 36। रवि माथुर जी, क्लियर है ना? 36 से ऊपर बढ़ा ही नहीं सकता। तो ऐसे बिजनेस में कस्टमर बढ़ाने से भी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो वो भी समझना है कौन से बिजनेस में एसपी है। भाई इस बिजनेस में एसपी बढ़ाने से काम हो सकता है, कि बाल कटाने वाला कस्टमर जिसमें मार्जिन बहुत कम है, बाल काटने वाला एम्प्लॉय का खर्चा है, सब चीजों का है, लेकिन वही कस्टमर अगर फेशियल करा के चला जाए, बस तुरंत मार्जिन ऊपर चला गया। मसाज करा के चला जाए, वही मार्जिन ऊपर चला गया। जैसे मैं जिससे कराता हूँ हेयर कट, वो आदमी इतना बढ़िया है कि मैं जब जाता हूँ उससे 2000 2,500 का काम करा लेता हूँ, धर्मपाल जी। इतना बढ़िया आदमी। आपको भी कोई ऐसा जरूर मिला होगा आज तक जिससे आप हेयर कट कराने गए थे, लेकिन एक आधा बार फेस मसाज लेके आ गए होगे, हेड मसाज लेके आ गए? यस नो एवरीवन? हाथ हिला के बताओ। तो हो सकता है कि उसके पास कस्टमर बहुत आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एएसपी बढ़ाने की कोशिश करेगा, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा, टेबल टर्न अराउंड टाइम को कम करने की कोशिश करेगा। सर्विस बिजनेस में जहां कस्टमर आ रहा है, सर्विस लेके जा रहा है, कि जितनी जल्दी मेरा एक कस्टमर सर्विस लेके जाएगा उतनी जल्दी मैं दूसरे को ले पाऊंगा। टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं इसको। रिटेल में भी फर्क पड़ता है इससे धर्मपाल जी, एक रिटेल बिजनेस में भी इसका फर्क पड़ता है। अगर मैं दुकानदार हूं और मेरे दुकान में एक आदमी आ रहा है, लेकिन बिलिंग बिलिंग जहां होती है, समझिएगा इन चीजों को, बात बात में मैं सिखाते भी चल रहा हूं। जैसे कितने लोग बिग बाजार में या डी मार्ट में गए हैं कभी? रिलायंस स्मार्ट में गए हैं, स्मार्ट बाजार में गए हैं, कभी ना कभी गए होंगे आप। तो अगर वहां पे एक बिल बनाने का टाइम 10 मिनट लगने लग जाए या 15 मिनट लगने लग जाए, कितना भी कस्टमर मैं अंदर भर दूं, जब बिलिंग ही नहीं हो पाएगी तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बिजनेस में एवरीवन? बहुत छोटी छोटी चीजें। एवरेज बिलिंग टर्न अराउंड टाइम, एक बिल को बनने में कितना टाइम लग रहा है, उससे जैसे जिस जिस कई दुकान ऐसी मिलेगी आपको जिसमें भीड़ बहुत है, फिर भी बिल फट 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 बन रहा है, बिल बनाने वाले 10 लोग लगे हुए हैं। कहीं कहीं पे बिल बनाने में 10 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से आपको समझना है कि सवाल क्या होगा, एवरेज चेयर टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टेबल टर्न अराउंड टाइम, एवरेज बिलिंग टर्न अराउंड टाइम उस बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करेगा। एवरेज डीलिंग टर्न अराउंड टाइम, एक कस्टमर से डील करने में कितना समय लग रहा है रवि माथुर जी? अब एक दुकान में, साड़ी बेचने के दुकान में धर्मपाल जी, है क्या, तो टोटल 10 एम्प्लॉई हैं। अब कस्टमर आपने बढ़ा दिए डेली के 500, कितने? 500। और एक साड़ी बेचने में उसको आधा घंटा एवरेज टाइम लग रहा है, एक आदमी को 10 घंटा काम करता है, 20 से ज्यादा कस्टमर को डील कर पाएगा रवि माथुर जी? कर ही नहीं सकता। तो अगर उस दुकान में 5 भी आदमी हैं तो भी वो 100 से ऊपर तो एक दुकान में कस्टमर को ले ही नहीं सकते। तो एवरेज डीलिंग टर्न अराउंड टाइम कितना है, एक कस्टमर से डील करने में आपका एम्प्लॉय कितना, जितना जल्दी फटाफट बेच दे उतना बढ़िया, जितना फटाफट बेच दे उतना बढ़िया, जितना फटाफट बेच दे उतना बढ़िया। तो टाइम का फर्क पड़ जाता है बिजनेस में। ये रेवेन्यू रिलेटेड सवाल, अभी कल इसको बहुत डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। और क्या क्या है, मैन पावर डेलीगेशन है, बिजनेस ऑटोमेशन। इसको फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हट गया था शायद, एक सेकेंड। इसको रोज आना ट्रेनिंग में, एक एक चीज को मैं बहुत कंप्लीट समझाना चाह रहा हूँ। प्रोडक्ट एंड सर्विस को समझ लिया, प्रॉफिट एंड मार्जिन को समझा, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट मार्जिन कितना है, कितना बच जाता है, कितना प्रॉफिट बच जाता है, सब बेसिक सवाल हैं आपके। एक प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, कितने में खरीदते हैं, कितने में बनाते हैं, कितने में बेचते हैं, कभी कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। इसके बाद जो है कंपटीशन एनालिसिस, कंपटीशन से रिलेटेड बहुत फायदा होता है। कई बिजनेस जो है कंपटीशन से परेशान होते हैं, या कोई ना कोई कंपटीशन दिमाग में होता ही होता है, अगर उसको आप ट्रिगर कर पाओ तो मजा आ जाए धर्मपाल जी। जैसे मैं बहुत कॉम्पिटिटिव आदमी हूँ, उसको समझिएगा, मैं क्या हूँ बहुत, मेरे को कंपटीशन से आगे निकलने की आदत रहती है, कभी ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन से पीछे रहूं। तो उस केस में कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर आपका कॉम्पिटिटर, टॉप 3 कॉम्पिटिटर कौन है आपके एरिया में, आपके दुकान में, लिखो इसको। कंपटीशन से रिलेटेड सवाल है, आपके एरिया में टॉप 3 कस्टमर कॉम्पिटिटर कौन है आपके, और कितनी दुकानें हैं अगल बगल, आपसे अच्छी दुकानें कौन कौन है, आपसे अच्छी 5 दुकानों का नाम बताओ, या इस बिजनेस में आपसे आगे 3 लोग जो आपके एरिया में हो वो बताओ। उसके बारे में आप डिटेल में समझो, कंपेयर करो।
उनका रेवेन्यू कितना होगा, आपका रेवेन्यू कितना, अच्छा अच्छा इतना, उनका बोला सर उनका तो उतना है, अच्छा अच्छा अच्छा। उनका मार्जिन कितना होगा, सर वो माल बहुत बल्क में खरीदते हैं, उनका मार्जिन तो ज्यादा है, हमारा तो मार्जिन कम है, अच्छा 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 अच्छा। उनका ब्रांड एरिया में कैसा है, उनको नाम से लोग पहचानते हैं, आपको पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। ठीक है। उनका ब्रांड रिकॉल कैसा, आसान भाषा में उनको कस्टमर नाम को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं एरिया में, आपको याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं एरिया में। ये सब बेसिक सवाल से आपको कंपटीशन के हिसाब से समझ आएगा, क्योंकि ये सब बहुत फायदा देगा लास्ट में जब आप क्लोजिंग कर रहे होगे, प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, सारी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। स्केल रेडीनेस, स्केलिंग का मतलब क्या है, अब बिजनेस बढ़ाने के लिए रेडी है कि नहीं रेडी। एक दुकान अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या वो दूसरा दुकान खोल सकता है, जुगल किशोर जी, कोई दुकानदार? अगर एक दुकान उसका 50 लाख का धंधा कर रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, तब तो आराम से वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी कर सकता है, सुनीता साहू जी। लेकिन एक दुकान लॉस में है, दूसरा नहीं खोल सकता, तो स्केल रेडी है कि नहीं, एसओपी बनाया है कि नहीं, डेलीगेशन किया है कि नहीं, ओनर का खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना है उस बिजनेस में। ये सब बेसिक सवाल है, कल इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन ये हो गया बिजनेस मॉडल को समझना। इससे आपको समझ आ जाएगा कि अब कहाँ 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 मैं उसको एलएफपी को क्वांटिफाई करूंगा। सबको क्लियर है, आगे चलूं? इससे आपको समझ आ जाएगा हर पॉइंट पे कि कहाँ 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 एलएफपी को क्वांटिफाई करूंगा, एलएफपी को सस्ता दिखाऊंगा, एलएफपी से उसको फायदे दिखाऊंगा। अब रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन ये साथ साथ चलते हैं बिजनेस मॉडल के। रिलेशन बेस्ड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सर, मान लीजिए आप 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक एक ही दुकान पे क्यों है संतोष जी, अभी तक कम से कम 5-6 दुकान क्यों नहीं खोल पाए, ये क्या है, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर क्या आप बिजनेस में अगर 1 महीने तक नहीं रहो तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, ये क्या है, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर आपके सारे एम्प्लॉइज के KRA KPI बने हुए हैं क्या, कौन सा एम्प्लॉय क्या करेगा, ये सब बना हुआ है क्या, हर एक प्रोडक्ट का रेस्टोरेंट है, खाना कैसे बनेगा, इसका SOP बना हुआ है क्या, हर चीज का, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं बना। ये सब क्या है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर आप कस्टमर बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हो कि आपका हर महीने भी 50 कस्टमर आ रहे हैं, बढ़ते चले जाएं, 60 हो जाएं, 70 हो जाएं, इसके लिए कुछ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। ये क्या रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। समझ आ रहा है सबको, डीपी यादव जी? सर आप हर डिपार्टमेंट के हेड बना पा रहे हो क्या, क्यों नहीं बना पा रहे हो, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर आप MI की टीम है क्या, आपके पास सारा डेटा मिलता है क्या, डेटा सारा कैलकुलेट कर पाते हो क्या, एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हो क्या, एवरेज रेवेन्यू नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो सर, ये तो बेसिक है। सब क्या रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सर रियलाइज हो रहा है उसको कि उसके बिजनेस में क्या क्या कमी है, क्या क्या उसको सुधारने की जरूरत है। क्या आपने कोई ऐसा लीडर तैयार कर दिया क्या जो आपको डेलीगेट कर दे। सर मार्जिन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करते हो, कोशिश करते हो क्या हर महीने के पीछे से आप माल लेके जा रहे हो और सस्ता कैसे मिलेगा, उसको नेगोशिएट कैसे कर लें। माल उधारी पे बेचना क्यों पड़ता है सर आपको, बिना डिस्काउंट के क्यों नहीं बेच पाते हो, ये सब रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रियलाइजेशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्या सर आप हर महीने 4-5% का ग्रोथ ले पा रहे हो, हर महीने 5% रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हो, इससे आप रियलाइज करा रहे हो उसको। रियलाइज कराने के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना कि अगले साल सर कितना ग्रो करना है आपको, अगले 3 साल में कहाँ देखते हो आप अपने आप को। गोल ओरिएंटेड, इस पे कल बहुत डिटेल में और चर्चा करूंगा, लेकिन इसको समझते जाओ और आज पूरे कॉल में प्रैक्टिस करो। इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चन, ये सारे लगभग लोगों सेम है, रियलाइजेशन और इमोशनल ट्रिगर। अब लास्ट में जब आप डिसीजन रेडीनेस में आओगे, जब उसको बिजनेस को समझ लिया, रेपो बिल्ड कर लिया, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अथॉरिटी बिल्ड कर लिया, बिजनेस मॉडल पूरा अच्छे से समझ लिया, हर जगह रियलाइज भी करा दिया उसको, पेन पॉइंट भी समझा दिया, अब डिसीजन रेडीनेस तो क्या होता है कि अब डिसीजन लेने के लिए कितना रेडी है, उसमें 2-3-4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर, डीपी यादव जी ध्यान से समझिएगा इसको, कि सर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना अपने आप को रेट करेंगे, कितना सीरियस हैं आप 1 से 10 तक, अमित यादव जी कितना सीरियस हैं आप, सच में बिजनेस बढ़ाने के लिए सीरियस हैं आप, अनिल कुमार जी कितना रेट करेंगे 1 से 10 तक, बोला 9 करूंगा, अरे 10/10 करूंगा सर, अच्छा ठीक है। तो मेरे पास सर क्या होता है ना, हर रोज 50 कस्टमर की इंक्वायरी आती है, और 50 में से आपको बताऊं मैं, इंडिया में 90% कस्टमर, ध्यान से इस लाइन को सुनना सारे के सारे, सर इंडिया में पता है 90% कस्टमर ऐसे हैं जिनको लगता है उन्हें सब कुछ आता है। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, कस्टमर वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको बिजनेसमैन बोलना। सर इंडिया में 90% बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको लगता है उनको सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ 10% बिजनेसमैन ऐसे हैं सर जो सीखने को तैयार रहते हैं और वही बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं। आज देखो यूबॉन का फाउंडर, यूबॉन कितनी बड़ी कंपनी है चैतराम जी, लेकिन आज वो भी हमारे पास सीखने आया और उसने हमारे साथ लीडरशिप फनल 3 बार अटेंड किया, आज देखो यूबॉन कितनी बड़ी है। तो जो जितना बड़ा व्यापारी है वो उतना ज्यादा सीखने में
इंटरेस्ट लेता है, आप अपने आप को सीखने में कितना रेट करेंगे? तो पहला क्या हुआ, बिजनेस बढ़ाने को कितना सीरियस है। दूसरा क्या हुआ, सीखने में अपने आप को कितना रेट करेंगे, एज अ लर्नर कितना रेट करेंगे। समझ आ रहा है भीम? ये दो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तीसरा सवाल के लिए बेस रेडी कर रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है? अब वो दोनों में बोलेगा 10/10, 9/10। अब आप क्या बोलोगे? तो सर अभी आज तक आपने कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं किया? रवि माथुर जी क्या पूछना है? अभी तक आपने कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं किया? ये दो सवाल इसीलिए पूछे थे कि तीसरा सवाल दाग सके, उसको उसको यहां भी रियलाइज करा सके। इसलिए दो सवाल पूछे थे। पहला, आप बिजनेस बढ़ाने के लिए सीरियस कितना है? बोला बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। बोला अच्छा। दूसरा क्या, आप सीखने में अपने आप को कितना रेट करेंगे? अब हो सकता है वो कम बोलता, लेकिन कम बोलने से पहले थोड़ा सा कहानी सुना दिया कि 100 में से 90 बिजनेसमैन जो है वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। सिर्फ 10% बिजनेसमैन है जो सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो सीखने में फोकस करते हैं। आप सर अपने आप को कौन से कैटेगरी में डालते हो? आप अपने आप को लर्निंग में कितना रेट करोगे? बोला अरे 10/10, 9/10, सीखने के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा अच्छा। ये दो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तीसरे सवाल के लिए। तीसरा सवाल क्या है? तो सर अभी तक आपने लीडरशिप फनल अटेंड क्यों नहीं किया? सैकड़ों बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा गए, 5 गुना बढ़ा गए, आपने अटेंड क्यों नहीं किया? बोलेगा पता नहीं था, जानते नहीं थे। तो कोई नहीं, अब बताऊंगा मैं। समझ आए रवि माथुर जी? इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिसीजन रेडीनेस कर रहे हैं, कमिटमेंट ले रहे हैं उसका, उसको रियलाइज करा रहे हैं कि कितना जरूरी है एलएफपी उसके लिए। उसने अभी तक नहीं किया, या किसी भी बिजनेस कोच से क्यों नहीं किया, ऐसा करके डायरेक्टली नहीं पूछना है, लेकिन आपने अभी तक कहीं भी बिजनेस ट्रेनिंग क्यों नहीं किया? आपको जब ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपने कहीं भी सीखने क्यों नहीं गए? समझ आ रहा है सबको? अच्छा, कहीं भी अगर कई बार कॉल में क्या होता है, सामने वाले से हो सकता है चांसेस है कि आर्ग्यूमेंट में चले जाएगी बात। जैसे एक बार कॉल पे क्या हुआ मेरे साथ, कोई चर्चा चल रहा था कि कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ते ही नहीं है कस्टमर, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वहां पे आपको थोड़ा सा कंपेयर कर देना है बड़े व्यापार से। रवि माथुर जी, जैसे मान लीजिए कोई ज्वेलरी का आदमी आया, तो मैंने बोला कि सर 50 को 100 कस्टमर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? बोला हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा एक बात बताओ, आज कल्याण ज्वेलर हो गया, तनिष्क हो गया, ये लोग भी तो कस्टमर बढ़ाते हैं ना। अब ये लोग कस्टमर बढ़ाने के लिए जो जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो आपको बताएंगे क्या, रवि माथुर जी? लेकिन वही सारी स्ट्रैटेजी हमें एलएफपी में बताते हैं। उसके मन में क्या, अच्छा 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 अच्छा, कल्याण जो कर रहा है सिखाएंगे हमें। मोबाइल रिटेलर है, तो सर पुजारा क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करता है मोबाइल रिटेल को बड़ा करने के लिए? पुजारा आपको आके सिखाएगा क्या, प्रमोद सिंह जी? जिस भी चीज का बिजनेस होगा, चश्मे का काम है, सर लेंसकार्ट जिस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, लेंसकार्ट आपको आके वो सारी स्ट्रेटेजी सिखाएगा क्या? एवरीवन बोलेगा, कस्टमर क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा क्या? नहीं। लेकिन वही सारी स्ट्रेटेजी आपको एलएफपी में सिखाई जाती है। बोला, अच्छा अच्छा। पर मुद्दा क्या है, अभी प्रोबिंग के एंड में क्या करना है, उसके कमिटमेंट को बढ़ाना है, उसके कमिटमेंट को लेना है, उसके डिसीजन रेडीनेस को लेना है। दो सवाल, पहला सीरियस कितना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। दूसरा सीखने के लिए सीरियस कितना है। दोनों पूछ लिए। तीसरा सवाल, अभी तक क्यों नहीं किया? बोलेगा अभी तक जी समझ नहीं आया, अभी तक जी पता नहीं था, अभी तक जी ये नहीं था, अभी तक जी वो नहीं था। अब आप सीखने के लिए कितना रेडी हो? बोला बहुत रेडी है। ठीक है, मैं एलएफपी समझाता हूं। अब आपको ट्रांजिशन पे जाना है। ट्रांजिशन क्या होता है वो ध्यान से समझ लीजिए। डिसीजन रेडीनेस जैसे ही कर लिया, अगला है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन एक लाइन है, जो ट्रांजिशन 1 किया था शुरू में, एंड में ट्रांजिशन 2 किया। ट्रांजिशन 2 क्या है? ये पूरा 5-7 मिनट 10 मिनट की प्रोबिंग है। सबको समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि 1-1.5 घंटा समझा दिया तो 1.5 घंटे प्रोबिंग करते रहेंगे कॉल पे, ऐसा नहीं। समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूं, कल भी समझाऊंगा प्रोबिंग, लेकिन ये पूरा का पूरा गेम 5 से 10 मिनट का है। जितने अच्छे से कर लिया उतने ज्यादा आपकी अथॉरिटी बन गई। फिर से प्रेम शंकर शर्मा जी हैं इस मीटिंग में, उन्होंने जो पॉइंटर बताए थे प्रोबिंग का जो गोल क्या है, वो गोल स्टैब्लिश हो जाएगा। प्रेम जी फिर से गोल बता दीजिए, पर्पज ऑफ प्रोबिंग क्या था, जल्दी से सबको याद दिला दीजिए, एक एक करके पढ़ के समझा के फिर मीटिंग एंड करते जैन हैं। सर, सर हम्म हमारा पहला था कि कस्टमर हमें लाइक कैसे करे, रेस्पेक्ट हम्म कैसे करे और हम उसका ट्रस्ट कैसे गेन करें। दूसरा, हम्म हम उसका रियल पेन को कैसे फाउंड करें, समझे उसके प्रॉब्लम को कैसे। तो तीसरा हम्म हमारा कि हम सेल्समैन के बजाय कंसल्टेंट कैसे उसको फील करवाएं। चौथा कि हम्म उसके डिस्कम्फर्ट को हम्म रियलाइजेशन बिल्ड कैसे करें, उसके बिजनेस के इम्प्रूवमेंट को कैसे हम उसको नीड मतलब नीड क्रिएशन। और हम्म पांचवा आइडिया ऑफ एलएफपी पिचिंग टू क्रिएट हम्म एलएफपी पिच। उसके बाद हम्म में छठा है क्रिएट ऑथोरिटी, हम्म कि हमें कैसे नॉलेजेबल पर्सन लगे। हम्म सातवां, उसके ईगो को हम कैसे ब्रेक डाउन करें। हम्म आठवां,
उसको उसके एग्जैक्ट प्रॉब्लम को, गोल को, बिजनेस मॉडल को कैसे ब्रेक करेंगे समझेंगे टेस्टिमोनियल्स के द्वारा। नौवा, हम्म। उसके एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन हम कैसे करते करते उसको समझाते हुए जाएंगे। ये इस हम्म, प्रकार से हमारे पर्पस थे प्रोबिंग की। ठीक बात है। तो अब जो ये पर्पस था, जो मैंने सिखाया और जो मैं कल सिखाऊंगा, अभी जितना मैंने सिखाया, क्या आपको लगता है ये सीक्वेंस में जाने से पर्पस स्टैब्लिश हो जाएगा? एवरीवन यस नो लिख के चैट पे बताओ। 100%। जो पर्पस श्योर इन्होंने भी सर। पढ़ा है, जो पर्पस इन्होंने भी पढ़ा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाना चाहिए, लाइक करना चाहिए, रिस्पेक्ट हमें करने लग जाए, हमारी अथॉरिटी हो जाए, हमें एज अ बिजनेस कंसल्टेंट समझने लग जाए, हमें नॉलेजेबल ज्ञानी आदमी समझने लग जाए, उसको ये समझ आ जाए, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बेचने की कोशिश नहीं। जितने भी इन्होंने चीजें बताए पर्पज ऑफ प्रॉब्लम, क्या इस सीक्वेंस में जाने से वो सारे के सारे अचीव हो रहे हैं? यस नो? ये बेसिक चीज आपको समझ आई श्योर। होगी सब। ये सब अचीव हो जाएगा। इसीलिए प्रोबिंग इतना इंपॉर्टेंट है आयुष तिवारी जी, ये सब चीज स्टैब्लिश करने के लिए। फिर आप प्रेजेंटेशन, ये पूरा का पूरा 5 7 10 मिनट के अंदर हो जाता है मैक्स। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन पे चलते हो, प्रेजेंटेशन पे कल चर्चा करेंगे, लेकिन कल प्रोबिंग को, बिजनेस मॉडल को थोड़ा और डिटेल में तोड़ूंगा, और उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन पे चलेंगे, और परसों से फिर गेम चेंजिंग शुरू होगा। लेकिन हर रोज ध्यान से डायरी पेन खोल के अटेंड कीजिए। और आज जितने भी कॉल्स आप करेंगे, जो लोग लीड नहीं ले रहे हैं भैया, टाइम आ गया है बहुत तेजी से। याद रखना कि अगले 3 महीने के अंदर इसी मीटिंग में कम से कम 1500 से 2000 आईबीसी बैठे होंगे। कितने? 2000 सर। 2000। क्या डेट चल रहा है आज? 12 जून चल रहा है। 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12, हाँ सितंबर। सितंबर अक्टूबर में इसी मीटिंग में 2100 आईबीसी बैठे होंगे, रोज सीख रहे होंगे, रोज बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे। इसी मीटिंग में लगभग लगभग 30 35 40 सीपी बैठे होंगे, चैनल पार्टनर बैठे होंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको ग्रो कर जाएंगे। लेकिन आपके पास अभी मौका है, ज्यादा मेहनत करो, जितनी जल्दी मेहनत हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा। सबको क्लियर है? अच्छा, लीड क्वालिटी पे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा सबसे। जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर जनवरी में लीड लिया था, क्या पिछले 2 महीने से उससे बहुत ज्यादा बेहतर लीड आ रही है? यस नो चैट पे लिख के बता दो जल्दी से एवरीवन। जो पहले जिससे भी ग्लोबल ओबल से चलाया करते थे, जो गुरुकुल के आईबीसी होते थे या चैनल में, क्या उससे बहुत ज्यादा बेहतर लीड अब आ रही है? यस नो? यस नो? आईबीसी तो नहीं आ रहे हैं लीड में? यस यस। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी नहीं है। बेहतर करनी पड़ेगी, उसको बेहतर करते हैं। पहले से बेहतर होते जा रही है, हर महीने मंथ ऑन मंथ लीड क्वालिटी काफी बेहतर होते जा रही है। अभी पिछले महीने कई सारे आईबीसी ऐसे दिखे मुझे, मैं सोच रहा था 1% निकालना के लिए सिखाना है, पर जगदीप जी हो गए, ऐसे कई आईबीसी हो गए जिन्होंने 3%, 2.5%, 2% कन्वर्जन 30 दिन के अंदर निकाला है। अब क्या है, हमारे को अपनी कंसल्टिंग की क्वालिटी को भी साथ ही साथ इंप्रूव करते चले जाना है। समझ आ रहा है अरविंद जी? इस मीटिंग में से खराब बेचने में होंगे, उनसे मैं पूछूंगा क्यों नहीं बिक रहा है, वो क्या कारण देंगे। सबसे जो खराब होंगे, एवरीवन ध्यान से समझिएगा इस बात को भी, जिनको बिल्कुल अभी, जो पहली बार हो सकता है इस मीटिंग में आए हो, इससे पहले 20 लीड पे 30 लीड पे काम कर रहे हो, सेल नहीं आ रही हो, जिनको बिल्कुल बेचना नहीं आता, उनका सबसे पहला कारण ये होगा, सबसे पहला कारण ये होगा लीड खराब आ रही है। रुपेश जी समझ आ रहा है? पर ये कारण जब मैंने जीवन में सेल्स की शुरुआत 2019 में करी थी तब भी थी, और आज भी है, और ये आज से 6 साल बाद जिस भी बिजनेस में जहां भी रहेंगे ये रहेगी। मुद्दा क्या है, अगर इस बिजनेस में टॉप 10% लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना कमा रहे हैं, हमें अपने कन्वर्जन को बढ़ाना है, हमें अपने स्किल सेट को बढ़ाना है, हमें अपने कंसल्टिंग, जिसको मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसीलिए। अब लीड क्लास कम हो रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन 60% लीड ऐसी आती है जिनके पास बजट ही नहीं है, वो हमारे क्लाइंट ही नहीं है। सर 60%, 40% में से क्लोजिंग निकालना है, ऐसे 60% को मैं सुधार रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर 100 में से 40 बिजनेसमैन अगर ऐसे आ रहे हैं जिनके पास बैंक है, बजट है, अथॉरिटी है, नीड है, इंटरेस्ट है, उसमें से हमें 2 निकालने की कोशिश करनी है। 100 में से 50 तो निकालना ही नहीं है। उसके लिए अपने आप को इंप्रूव करते हैं, उधर से लीड इंप्रूव करते हैं। फॉलोअप कंटेंट कैसा आ रहा है? टाइमली आ रहा है? ठीक आ रहा है एवरीवन? फॉलोअप कम्युनिटी में अगर नहीं हो तो आप फटाफट कम्युनिटी का लिंक लेके उसको ज्वाइन कर लो। 3 कम्युनिटी में हर किसी को रहना है, ट्रेनिंग कम्युनिटी, फॉलोअप कंटेंट कम्युनिटी, और आपका जो है एड चलाओ कम्युनिटी। यस यस यस। बहरहाल वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, ट्रेनिंग में आने के लिए, इस मीटिंग में आने के लिए। फटाफट फटाफट रोज ऐसे ही सीखते चले जाइए, इंप्रूव करते चले जाइए। बहुत जल्द ऐसा होगा, नवंबर से पहले ऐसा मैं कर दूंगा कि इसी मीटिंग में कम से कम 50 से 100 आईबीसी ऐसे होंगे जो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख महीना कमा रहे होंगे। नवंबर से पहले 100 ऐसे आईबीसी की बात कर रहा हूँ।
टोटल 1000-1500 आईबीसी में से, जिसमें 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 कमाने वाले बहुत सारे होंगे, 20,000 कमाने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले कम से कम 100 बिल्ड कर लूंगा मैं नवंबर में, हर महीने कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि एक महीना कमा लिया। ओके, लीड खराब है, कस्टमर फोन कर देता है, विवेक सर का नाम सुनते ही ये होगा आपसे। सारा का सारा गेम जो है रेशियो का है, इसी को समझना है आपको। रेशियो का गेम है स्नेहा जी। 100 में से कुछ कॉल नहीं उठाएंगे, कुछ के पास बजट नहीं होगा, बिजनेसमैन बढ़िया नहीं होंगे, बाकी जो निकलेंगे उसमें से सेल निकालना है। सारा गेम ही रेशियो का। अगर 100 में से 100 खरीद के चले जाए, तब तो यहां बैठा हर एक आदमी करोड़पति तुरंत बन जाए 1 महीने में, प्रेम शंकर शर्मा जी। राइट सर। एक दिन में बन जाए, गेम ही सारा इसका है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो डायरी और पेन नहीं ले लेना, कल से रोज आना, रोज बैठना, बहुत जल्दी इसको इंप्रूव करते चले जाएंगे। इसकी रिकॉर्डिंग एंड पीपीटी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ट्रेनिंग कम्युनिटी में मिल जाएगी आपको, ट्रेनिंग कम्युनिटी में मिल जाएगी। प्रोडक्ट वेरी कॉस्टली बोलते हैं, कोई भी आदमी अगर आपको कहता है प्रोडक्ट वेरी कॉस्टली है, यानी कि आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्वांटिफिकेशन में ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि मतलब सोचो कि मैं तो वो माल बेच चुका हूं अलग अलग जगह पे पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में, जहां आदमी के पास 1 रुपया नहीं होता था। यहाँ आपके पास वो आदमी आ रहा है जिसके अकाउंट में 1 लाख से लेके 2-3 करोड़ तक है। यस नो एवरीवन? यस सर, श्योर। यहाँ ऐसा क्लाइंट आ रहा है आपके पास जिसके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ भी है, उसके ऊपर से जमीनें भी हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी है। ऐसा ही क्लाइंट आ रहा है ना बिजनेसमैन ज्ञान रंजन जी। यस सर। और हम तो वो लोग हैं जो ईएमआई पे 1 साल के लिए बेच देते थे। 10,000 का ईएमआई 1 साल तक देता था आदमी। यहाँ तो पैसा है उसके पे, तो उसको महंगा नहीं लग रहा है, महंगा लग रहा है यानी कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एलएफपी को सस्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। वो क्वांटिफिकेशन ऑब्जेक्शन एलिमेंट ऐसा सिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा बहुत सारे तरीके। एलएफपी की फीस इतनी क्यों है और ये आपके लिए कितना सस्ता है, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। वैल्यू दिखानी पड़ती है, एकदम ठीक बात है। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर।